गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब कंप्लीटली डिफरेंट है, डायरेक्ट टैक्स से बिल्कुल डिफरेंट, मतलब एक नया लॉ है। बेटा बात नहीं, थोड़ा आराम से। मैंने आपको बोला था एक नया रजिस्टर बनाना है जीएसटी के लिए, डीटी अलग होगा, जीएसटी अलग होगा, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये आपका एक नया टॉपिक, डायरेक्ट टैक्स से बिल्कुल डिफरेंट। और दूसरी चीज, इस सब्जेक्ट के अंदर आपको पूरा प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे डायरेक्ट टैक्स में क्या था, काफी प्रैक्टिकल पार्ट था, मतलब हम थ्योरी करते थे साथ साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते थे। इसके अंदर प्रैक्टिकलिटी नहीं है। बेटा बातें नहीं, इधर ध्यान से सुन लो एक मिनट। तो इसमें प्रैक्टिकलिटी कम है, बट ये वैसे प्रैक्टिकल बहुत है। अब इस प्रैक्टिकल का मतलब क्या है? इस प्रैक्टिकल का मतलब है रियल लाइफ प्रैक्टिकल बहुत है। ये वो चीज़ें हैं जो आप लोग रियल लाइफ में देखते भी हो। आपके पास बिल आता है, आपके अंदर बिल के अंदर क्या लिखा होता है? जीएसटी। तो ये वो चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली आप देखते हो, और सामने आपके पास लिखा होता है कि बिल के अंदर क्या लिखा है, जीएसटी टिन नंबर लिखा है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब कानून में मेंशन है। तभी आप कर पाते हो, और तब आपको दिखता है कि हाँ ठीक है, ये बंदा भी झूठ नहीं बोल रहा होगा। दोस्तों हम ये सब बातें इस लॉ के अंदर पढ़ने वाले हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बट इसको समझने से पहले हमें कुछ बातें समझने की ज़रूरत है कि जीएसटी आया क्यों। क्योंकि जीएसटी से पहले एक टाइम था वैट का, और वैट से पहले भी क्या लगता था? सेल्स टैक्स। तो हमें वो रूट समझना होगा कि पहले क्या होता था? सेल्स टैक्स, फिर क्या होता था? वैट, और फिर क्या आया? जीएसटी। तो ऐसे क्या कारण की, ऐसे क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमें जीएसटी लेके आना पड़ा अपने देश के अंदर? तो इनडायरेक्ट टैक्स, अच्छा डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का बेसिक डिफरेंस समझते हैं। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिसका बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में हम बर्डन शिफ्ट, बोलो यस और नो। तो जीएसटी का बर्डन हम कंज्यूमर पर शिफ्ट कर देते हैं, यस और नो। मैन्युफैक्चरर होलसेलर पर शिफ्ट कर देता है, कह रहा है तू दे जीएसटी। होलसेलर किसको बोल देता है? रिटेलर को। और रिटेलर किस पर शिफ्ट कर देता है? अल्टीमेटली कंज्यूमर। मरता कौन है? कंज्यूमर। क्या ही करेगा बेचारा, ठीक है, कंज्यूमर को तो देना ही पड़ेगा। क्योंकि अच्छा, अगर कंज्यूमर कोई पास ऑन नहीं कर सकता, क्योंकि कंज्यूमर तो ने कंज्यूम करना है, वो किसी को पास ऑन नहीं कर सकता। ये सारी गेम ट्रेडिंग की है। जब तक ट्रेड हो रहा है तब तक इनडायरेक्ट टैक्सेस पास ऑन कर रहे हैं, बट कंज्यूमर की स्टेज पर जाके कंजम्पशन हो जाती है, और इस स्टेज पर जाके पास ऑन नहीं हो सकता। एंड दैट इज वाई जीएसटी यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन हम कंज्यूमर की स्टेज पर ही जाके खत्म कर देते हैं। इज दैट क्लियर? सो इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। और दोस्तों जीएसटी को स्टार्ट करने से पहले हमें समझना है कि जीएसटी की ज़रूरत क्या पड़ गई। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सेल्स टैक्स की। कि सर एक ज़माना था जब सेल्स टैक्स लगा करता था, तो वो सब कुछ ठीक तो था, क्या ज़रूरत थी गवर्नमेंट को वैट लेके आने की? 2004-5 में क्या आया हमारे देश में? वैट। 2004-5 में फ्रांस ने 1954 में, कब? 1954 में वैट इंट्रोड्यूस किया था। और जीएसटी भी फ्रांस ने 1950। जीएसटी किसका लॉ है? फ्रांस का। फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस जीएसटी। और हम लोग क्या करते हैं? कॉपी पेस्ट। हम लोगों ने आज तक सब कुछ कॉपी पेस्ट ही किया है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉपी पेस्ट, कंपनीज एक्ट कॉपी पेस्ट, हमारे हर एक्ट ब्रिटिशर्स के ही कॉपीड है। ब्रिटिशर्स ने बनाया नहीं होता तो शायद हम लोग आज ढूंढ रहे होते कि हमने अपने कानून कैसे बनाने हैं। तो राज किया उन्होंने, बट हम लोगों ने उनसे बहुत कुछ सीखा। तो ब्रिटिशर्स ने जो कानून बनाए वो कानून हमने कॉपी किए हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। जो पार्टनरशिप एक्ट है उसके अंदर इंडियन लगाने से वो इंडियन नहीं हो जाता। वो है क्या? पार्टनरशिप एक्ट ही है। जो क्या, कौन सा एक्ट है? ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ एक्ट है, और हम लोगों ने क्या किया? सिर्फ कॉपी, और उसमें सिर्फ लगा दिया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों जीएसटी में हमारा अपना पता है क्या था? जीएसटी से पहले वैट, और वैट से, वैट भी हमारा अपना नहीं था। वैट से पहले क्या चलता था? ये हमारा अपना था, और यही गलत था। अब कैसे गलत था, क्या था इसमें गड़बड़, आओ समझते हैं इस सेल्स टैक्स की ट्रांजैक्शन को। सो मान लेते हैं दोस्तों, ये देखो, ये एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, ये एक होलसेलर है, ये एक रिटेलर है। सब एक जैसे लग रहे हैं?
ये एक कंज्यूमर है, ये एक कंज्यूमर है। तुम्हें पैर छोटे दिख रहे हैं, हाथ छोटे नहीं दिख रहे। ये कंज्यूमर है। चलो चलो इधर मुद्दे पे आओ। ये सेल्स टैक्स में बेटा ये ड्राइंग पे भी बड़े एफर्ट लगे हुए हैं। हाँ, तुम बना के दिखा दो, ये वाली सेम बना के दिखा दो। सेम तो नहीं बना के सकते ना, तो ये बहुत बढ़िया बनाई हुई है। अब इधर देखो, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर के ऊपर सेल्स टैक्स, जब भी वो गुड्स बेचता था तो क्या लगाता था? सेल्स टैक्स। होलसेलर रिटेलर को बेचता था गुड तो सेल्स टैक्स, रिटेलर कंज्यूमर को बेचता था गुड्स, सेल्स टैक्स। अब होता क्या है, एक एग्जांपल लेके, एक सिनेरियो लेकर चलते हैं कि क्या डिफरेंस आया। सेल्स टैक्स का रेट है, मान लेते हैं 10%। कितना रेट है? तो मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को गुड बेचा, मान लेते हैं उसकी वैल्यू है 10,000। कितनी वैल्यू है? और 10,000 के ऊपर जब उसको बेचा तो क्या लगाया? सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स का रेट है मान लो 10%। कितना हो गया? 1,000। वैल्यू कितनी हो गई? अब क्योंकि सेल्स टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसका बर्डन क्या किया जाता है? शिफ्ट। तो इन्होंने, मैन्युफैक्चरर ने सेल्स टैक्स का बर्डन शिफ्ट कर दिया किसके ऊपर? होलसेलर के ऊपर। बोलो हाँ या ना। होलसेलर को बोला भाई तू दे टैक्स। अब होलसेलर 11,000 रुपए दे रहा है किसको? मैन्युफैक्चरर को। और इस 11,000 रुपए में से 1,000 रुपए क्या मैन्युफैक्चरर जेब में रखेगा? नहीं। किसको देगा? गवर्नमेंट को। तो पहले भी गवर्नमेंट को देता था, आज भी देते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये पूरी की पूरी 11,000 रुपए कॉस्ट बन जाएगी। क्या बन जाएगी? किसकी कॉस्ट बन जाएगी? होलसेलर की। होलसेलर कहेगा भैया मुझे तो माल 11,000 का पड़ा है। अब होलसेलर भी कमाने बैठा है, बोलो हाँ या ना। वो अपना प्रॉफिट कमाएगा। मान लेते हैं उसने प्रॉफिट कमाया 4,000 रुपए। कितना प्रॉफिट कमाया? और उसने ये माल बेचा कितने रुपए का? 15,000 रुपए का। कितने का बेचा? अब होलसेलर जब 15,000 का बेच रहा है रिटेलर को ये सामान, फिर से क्या लगाएगा? सेल्स टैक्स। फिर से क्या लगाएगा? सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स का रेट मैंने अभी बताया, कितना रेट चल रहा है? 10%। और ये 10% बेटा इधर ध्यान देते, एक तो लेट आ रहे हो, आज नया सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे थे, तुम्हें जल्दी आना चाहिए था। सेल्स टैक्स का रेट है 10%। वैल्यू कितनी हुई? 15,000 रुपए के ऊपर 10%। कितना हुआ? टोटल कितना हो गया? ये बात समझ में आती है? होलसेलर ने रिटेलर से कितने रुपए चार्ज किए? बोलो 16,500। लॉजिकल है यार। वो उसको कॉस्ट कितने की बढ़ रही थी? 11। अपना प्रॉफिट उसने ऐड किया, प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा है ना। तो 15,000 रुपए का बेचा और 15,000 रुपए के ऊपर क्या चार्ज कर लिया? सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स कितना ले लिया? 1,500 रुपए का सेल्स टैक्स, 10%। 15,000 रुपए की वैल्यू पर 16,500। क्या ये बात समझ में आती है? 16,500 रुपए जो है होलसेलर के पास आए, जिसमें से 1,500 रुपए वो किसको देगा? गवर्नमेंट को। 1,500 रुपए रिटेलर से लिए और गवर्नमेंट को दे दिए। बोलो हाँ या ना। यस और नो। अब यही रिटेलर के लिए क्या बन जाएगी? कॉस्ट प्राइस। क्या बन गई कॉस्ट प्राइस बताओ? 16,500। और 16,500 के अंदर रिटेलर क्या ऐड करेगा? प्रॉफिट। मान के चलते हैं प्रॉफिट है 3,500 का। कितने का प्रॉफिट है? वैल्यू कितनी हुई? 20,000 रुपए। अब ये 20,000 रुपए की वैल्यू हुई और इसके ऊपर क्या चार्ज कर लिया? फिर से क्या चार्ज कर लिया? सेल्स टैक्स। कितना? 10%। कितनी वैल्यू हुई? कितने रुपए का टोटल? कंज्यूमर को सामान कितने का पड़ा? सामान था कितने रुपए का? 10,000 का। और एक टाइम पे आके कितने का पहुंच गया? क्यों रो रहा है? समझ में आ रहा है? तो कंज्यूमर को, बेचारे को जब पता चलता है कि मैन्युफैक्चरर 10,000 का बेचता है माल और उसको डबल से भी ज्यादा के पड़ रहा है, मतलब 10 का डबल होता है 20, 20 से भी ज्यादा का बढ़ रहा है, 22 का बढ़ रहा है, तो भाई परेशान हो गया वो। तो ये 22,000 रुपए का सामान पड़ रहा है किसको? कंज्यूमर को। 2,000 रुपए का क्या चार्ज किया? सेल्स टैक्स। टोटल 22,000। ये कंज्यूमर 22,000 रुपए देगा, जिसमें से रिटेलर क्या करेगा? 2,000 रुपए गवर्नमेंट को देगा। क्या दिक्कत नजर आ रही है आपको? क्या गलत नजर आ रहा है इसके अंदर? है एक ही प्राइस के ऊपर बार बार टैक्स नहीं लग रहा। क्या आप चेक कर पा रहे हो? 10,000 रुपए के ऊपर जो 10,000 इसके अंदर टैक्स लग चुका है, इसी के ऊपर दोबारा टैक्स लग रहा है। क्या ये 10,000 इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है? इस 15,000 में इंक्लूडेड है। क्या दोबारा नहीं लग गया? और फिर इस 15,000 रुपए, इस 15,000 रुपए क्या इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है? फिर से लग गया। तो क्या ऑटोमेटिकली अगर आप ध्यान से देखो तो हमेशा टैक्स बढ़ता ही जाएगा? पहले कितना था स्टेज पर? 1,000। उसकी बार क्या हुआ?
उसके बाद क्या हुआ, अगली बार क्या हो जाएगा, मतलब अगर ये कंज्यूमर ना होता, ये भी एक ट्रेडर होता तो आगे बेचता, तो ये इसको टैक्स और क्या होता, तो ऑटोमेटिकली ये बढ़ता रहता। क्यों बढ़ता रहता, क्योंकि सेम चीज पर हम बार बार लगा रहे हैं और एक्स्ट्रा प्रॉफिट पे और लगा रहे हैं, तो वैल्यू तो टैक्स की हमेशा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये जो टैक्स पे टैक्स, अच्छा टैक्स पे भी टैक्स लगा रहे हैं, कितना गलत है। 1000 रुपए का टैक्स है, क्या ये इसके अंदर 1000 रुपए इंक्लूडेड है, सारे बच्चे बताओ, 15,000 रुपए के अंदर 1000 रुपए इंक्लूडेड है, यस और नो। और 1000 रुपए के ऊपर दोबारा क्या लगा रहे हैं, टैक्स। क्या ये टैक्स ऑन टैक्स हो गया, और टैक्स ऑन टैक्स मींस कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, क्या बोलते हैं इसको। तो दोस्तों क्या गलत चल रहा था सेल्स टैक्स में, वो था कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। तो प्रॉब्लम क्या था, इशू क्या था, इशू था इसमें, इशू था कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। टैक्स पे टैक्स लग रहा था, टैक्स पे टैक्स। 1000 रुपए का सेल्स टैक्स है, वो इसके अंदर इंक्लूडेड है, दोबारा लगा दिया। यानी इस 1500 रुपए के अंदर अगर हम इसके टुकड़े कर दें, इस 1500 के टुकड़े कर दें, तो इस 1500 पे क्या क्या किस किस चीज पर लगा होगा, ये 10,000 रुपए पर लगा होगा 1000, ये 1000 रुपए पर लगा होगा 10% 100, और 4000 रुपए पे 10% 400। तो क्या इसी तरीके से 1500 बने होंगे, बोलो यस और नो। ये 1500 के टुकड़े करें तो कैसे बने होंगे ये 1500, 10,000 रुपए के ऊपर 10% 1000, 1000 के ऊपर 10% 100, और 4000 रुपए के ऊपर 10% 400, कुल मिला के कितने बन गए 1500। तो 1500 कुछ इसी प्रकार बने हैं। तो क्या ये बार बार उसी टैक्स के ऊपर टैक्स लेना सही है, गलत है। टैक्स के ऊपर टैक्स क्यों ले रहे हो भाई, पब्लिक चुप है और बस सरकार उसका फायदा उठा रही थी। तो जब तक सेल्स टैक्स चल रहा था तब तक ठीक था, बट एक टाइम पे आके जब प्राइसेस इन्फ्लेट होते गए, जब चीज़ें महंगी होती गई, तब उनको रियलाइज़ हुआ कि कुछ तो हम गलत कर रहे हैं। और उनको रियलाइज़ हुआ कि हम लोग बाकी देशों के कंपैरिजन में क्या गलत कर रहे हैं। बाकी देश अपने देश में क्या लगाते हैं, वैट, क्या लगाते थे, वैल्यू एडेड टैक्स। अंग्रेजी समझ में आ रही है। वैल्यू एडेड का मतलब है सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगना चाहिए। किस पे लगना चाहिए, और हम जो लगा रहे थे वो सेल वैल्यू पे लगा रहे थे। अभी नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं टाइम दूंगा। अब हम इसी को कंपेयर करते हुए एक यही सेम ट्रांजैक्शन वैट में बनाते हैं और देखते हैं क्या फर्क आया। स्टार्ट करते हैं वैट। सेम ट्रांजैक्शन, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा गुड, होलसेलर ने आगे किसको बेचा, रिटेलर को, और रिटेलर ने आगे किसको बेचा, कंज्यूमर को। ये देखो, इसका कोई कारण होगा, हाँ कारण है। कंज्यूमर खुश है आज। अब कंज्यूमर क्या क्यों खुश है, इधर देखते हैं ध्यान से। मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को जब गुड बेचा, कितने रुपए का बेचा, 10,000 रुपए का। इसके ऊपर अब क्या लगेगा दोस्तों, वैट। वैट का रेट लगाते हैं 10%, कितना हो गया, टोटल कितना हो गया। यानी सेम चीज हुई है। तो सर यहां पर भी तो ऐसे ही हुआ था, वहां पे भी 1000 रुपए, यहां पर भी 1000 रुपए, बोलो यस और नो। हाँ, तो टोटल कितने का पड़ा, 11। तो इसका मतलब है ये होलसेलर को 11,000 रुपए का जो पड़ा, होलसेलर को गवर्नमेंट ने बोला, क्या बोला गवर्नमेंट ने, कि आप जो 1000 रुपए दे रहे हो ना अपनी जेब से, होलसेलर को बोला वो तुम्हें मिल जाएंगे, हम रिफंड करेंगे। गवर्नमेंट ने वादा कर दिया, क्या वादा कर दिया, कि 1000 रुपए होलसेलर को बोले तुझे वापस मिल जाएंगे। जब गवर्नमेंट ने ये बात बोली 1000 रुपए वापस मिल जाएंगे, तो होलसेलर खुश हो गया और कहता ठीक है यार बढ़िया है, जब वापस मिल ही जाएंगे तो टेंशन किस बात की है। तो जब होलसेलर को यह बात बोल दी गई कि 1000 रुपए मिल जाएंगे, तो बताओ उसकी कॉस्ट क्या हुई, 10 ही हुई। बोलो हाँ या ना, 1000 रुपए तो उसकी कॉस्ट नहीं बनी, तो उसकी कॉस्टिंग बनी 10,000 रुपए। और मुझे बताओ इसका जो ये गवर्नमेंट उसको कह रहा था कि वादा कर रहा था 1000 रुपए मिल जाएंगे, इसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट्स पे दिया गया टैक्स। सारे बच्चे बताओ क्या होलसेलर के लिए ये इनपुट है, जल्दी बताओ। और इनपुट पे क्या टैक्स लगा है, 1000 रुपए। इसी इनपुट पे जो टैक्स दिया है उसका गवर्नमेंट ने उसको क्या दे दिया, क्रेडिट दे दिया। ये क्रेडिट वाली बात समझ में आई। तो क्रेडिट दे दिया, तो मैं यहां लिख देता हूं इसको, क्रेडिट को। इसके दिमाग में क्रेडिट घूम रहा है कि 1000 रुपए का तो गवर्नमेंट ने इसको क्या दे दिया है, आईटीसी।
तो कॉस्टिंग क्या हुई 10,000। और आईटीसी का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट वादा कर रहा है कि 1,000 रुपए तेरे को वापस मैं दे दूंगा। अब हुआ क्या कि कॉस्ट बनाई 10,000 रुपए के अंदर अपना प्रॉफिट ऐड करेगा। प्रॉफिट सेम डालते हैं ना पहले वाला जैसे कर रहे थे, प्रॉफिट 4,000 रुपए, वैसे क्या फायदा यार इतनी लेट आने का, मुझे बताओ। जो मैं कॉन्सेप्ट करा रहा हूं उसका क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है, बर्बाद कर रहे हो तुम। इससे अच्छा आप यूट्यूब ऑनलाइन ही देख लेते, बाद में रिकॉर्डेड ही देख लेते। ₹10,000 की कॉस्ट है, ₹4,000 का आपने प्रॉफिट ऐड किया। क्या मैंने सेम प्रॉफिट ऐड किया जो पहले किया था? प्रॉफिट ऐड करके बन गया प्राइस मेरा कितना? 14,000। मैं होलसेलर हूँ, होलसेलर ने रिटेलर को बोला कि भाई मैं 14,000 का माल बेचूंगा, क्योंकि मैं बेचूंगा तो गवर्नमेंट मुझसे क्या लेगा? टैक्स। तो इसलिए मैं क्या लगाऊंगा तेरे पे भी? वैट। वैट का रेट कितना है? 10%। 10% कितना बना? टोटल कितना हुआ? क्या यहां तक समझ में आया? अब बताओ, होलसेलर ने रिटेलर से कितने रुपए चार्ज किए होंगे? ये बिल क्या बनाया होगा? बिल यही बनाया होगा। इसको बोलते हैं टैक्स इनवॉइस। क्या बोलते हैं इसको? तो टैक्स इनवॉइस ये बनाया होगा 14,000 प्लस वैट। प्रॉफिट तो ना बताएगा कभी होलसेलर, तो प्रॉफिट नहीं बताएगा। वो क्या बताएगा? ये प्राइस है और ये वैट है और ये आपको टोटल देना है 15,400। तो 15,400 रिटेलर ने दे दिए इंक्लूडिंग वैट। मुझे बताओ, होलसेलर को 1,400 रुपए अपनी जेब में डाल देने चाहिए या गवर्नमेंट को देने चाहिए? गवर्नमेंट को देने चाहिए। बट याद आता है, होलसेलर जब 1,400 रुपए देने जा रहा था गवर्नमेंट को, तो उसको याद आता है कि गवर्नमेंट ने उसको कुछ वादा किया था। किस चीज का वादा किया था? कि 1,000 रुपए तेरे को हम वापस करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो भाई। नहीं समझ में आया? ये क्या कहा था? इनपुट टैक्स क्रेडिट, यस और नो? बोलो। तो ये जब वादा किया था तो वादा निभाना पड़ेगा कि नहीं गवर्नमेंट को? तो वादा गवर्नमेंट ने कहा था कि 1,000 रुपए तेरे को मिल जाएंगे, रिफंड हो जाएंगे। 1,400 रुपए रिटेलर से क्या कर लिए? चार्ज। जब 1,400 रुपए चार्ज किए तो 1,400 रुपए गवर्नमेंट को मैं देने जा ही रहा था, तो मुझे याद आया कि 1,000 रुपए तो मैंने गवर्नमेंट से लेने हैं, तो मैं 1,000 रुपए काट के दूंगा ना गवर्नमेंट को। भाई किसी को अगर आपने, किसी से आपने 1,000 रुपए लेने थे और उसको आपने 1,400 देने हैं, तो आप उसको क्या बोलोगे? कि भाई तेरे से 1,000 लेने थे पहले के और 1,400 तेरे को देने हैं, तो मैं तेरे को 400 दे दूं? बोलो हाँ या ना? लॉजिकली तो यही होना चाहिए। तो 1,400 रुपए, इसको हम बोलते हैं आउटपुट वैट। क्या बोलते हैं? आउटपुट वैट मेरी लाइबिलिटी है। क्या है मेरी? और इनपुट वैट की बात करें, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये मेरा एक तरह से एसेट है। क्या है ये मेरा? प्रीपेड टैक्स की तरह। मैंने टैक्स दे दिया और गवर्नमेंट ने मुझे क्या कहा कि मैं तुझे क्या दे दूंगा? रिफंड दे दूंगा। और रिफंड के लिए आपने क्या किया? आपने कहा गवर्नमेंट पता नहीं रिफंड देगी या नहीं देगी, क्या करें हम? जो वैट हमने गवर्नमेंट को देना था उसमें से वो अमाउंट एडजस्ट कर दिया जो अमाउंट हमने पहले ही दे दिया। कितने रुपए दे दिए थे गवर्नमेंट को पहले ही? 1,000। 1,000 एडजस्ट करके गवर्नमेंट को अब हम कितने दे रहे हैं? बोलो। टू गवर्नमेंट 400 रुपए। ये बात समझ में आ रही है? अरे ये 400 रुपए जो है ना, ये वैल्यू एडिड टैक्स है। ऐसा कैसे? कितनी वैल्यू एडिशन करी वो चेक करो। कितनी वैल्यू एडिशन करी? वैल्यू एडिशन समझ में आया? एक्स्ट्रा कितना वैल्यू ऐड किया? कितनी वैल्यू एडिशन करी? 4,000। 4,000 के ऊपर 10% कितने बनते हैं? 400। बोलो भाई हाँ या ना? तो 4,000 रुपए के ऊपर 10% बनते हैं 400 रुपए। वही तो हमने गवर्नमेंट को दिए और लॉजिकली देने भी यही चाहिए थे। हाँ या ना? अब सिमिलरली क्योंकि रिटेलर ने 15,400 रुपए दिए होलसेलर को, तो रिटेलर को गवर्नमेंट ने वादा किया क्या? कि 1,400 रुपए तेरे को तेरे वापस आ जाएंगे, तू चिंता मत कर। और उस वादे को बोलते हैं आईटीसी। क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये लिखो, आईटीसी लिख देगा वो यहां पर। क्या? 1,400 रुपए, क्योंकि 1,400 रुपए रिटेलर अपनी जेब से। अब तुम बोलोगे सर रिटेलर क्यों नहीं पे कर रहा? रिटेलर अपनी जेब से, कोई भी ट्रेडर अपनी जेब से पे नहीं करेगा, क्योंकि मैंने बोला था ये एक इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या करते हैं? बर्डन शिफ्टिंग। क्या करते हैं? बर्डन। तो अल्टीमेटली रिटेलर भी अपना बर्डन किस पे डालेगा? कंज्यूमर पर। बोलो हाँ या ना? तो रिटेलर के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी बनी? सारे बच्चे बताओ। रिटेलर के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी बनी? 14,000 या 15,400? 14,000। तो रिटेलर को बोला भाई तुझे कितने रुपए का सामान पड़ा? 14,000 रुपए।
क्यों? क्योंकि 1400 रुपये गवर्नमेंट ने वादा कर दिया ना कि उसको क्या मिल जाएंगे वापस। तो ये 1400 रुपये जब वापस आ ही जाएंगे तो मेरे लिए कॉस्टिंग तो 14,000 ही पड़ी। यस और नो? अब इस 14,000 रुपये के ऊपर जो मेरे को 1400 रुपये वापस आने की बात हो गई, मैं अपना प्रॉफिट भी तो ऐड करूंगा। रिटेलर प्रॉफिट कमाने बैठा है, सेम प्रॉफिट ऐड करते हैं जो ऊपर किया था हमने। कितना ऐड किया था? 3,500। लो 3,500, टोटल वैल्यू कितनी हुई? 17,500। अब 17,500, 17,500 जो रिटेलर ने कंज्यूमर से चार्ज किया होगा, उसके ऊपर दोबारा क्या लग जाएगा? बताओ दोबारा क्या लगेगा? वैट। वैट का रेट 10% कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? 19। तो बिल कंज्यूमर को कितने का पड़ा? 19,250। अब मुझे बताओ कंज्यूमर ने कितने रुपए गवर्नमेंट को, इसे रिटेलर को दिए? 19,250 दिए, जिसमें से 1750 क्या दिया उसने? वैट। 1750 वैट दिया ना। अब रिटेलर ने 1750 अपनी जेब में डालने हैं क्या? नहीं, रिटेलर ने किसको देने जाना है? गवर्नमेंट। अब उसको याद आया कि 1400 लेने भी तो थे, तो 1750 देने हैं तो 1400 लेने हैं, तो मैं गवर्नमेंट को कितने दूं? 350। नहीं समझ में आया? 1750 मैंने गवर्नमेंट को देने हैं, जिसमें से 1400 लेने भी तो थे, तो मैं वो एडजस्ट कर दूंगा। आउटपुट वैट कितना बना? 1750। इसमें से 1400 एडजस्ट करके मैं गवर्नमेंट को कितने दूंगा? 350 रुपए। बच्चों, इसको वैल्यू एडेड टैक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वैल्यू एडिशन पे ही है। जरा चेक करो, रिटेलर ने कितनी वैल्यू ऐड करी थी? 3,500। 3,500 पे 10% कितना बनता है? 350 ही तो बनता है। बताओ, यहां पर अगर हम देखें तो 3,500 का 10% कितना बनता है? और अगर आप लोग ध्यान से पूरी ट्रांजेक्शन वाइज चेक करें तो सारे बच्चे बताओ कितनी टोटल वैल्यू एडिशन हुई? मैन्युफैक्चरर ने जब होलसेलर को बेचा था तो कितनी वैल्यू एडिशन हुई? 10,000, क्योंकि उससे पहले की तो ट्रांजेक्शन दिखाई नहीं, तो हम लोग मान के चल रहे हैं 10,000 रुपये पूरी वैल्यू एडिशन है। 10,000 रुपये के ऊपर 1,000 रुपये, फिर इसके बाद अगला ट्रांजेक्शन बोलो 4,000। 4,000 ऐड किया ना उसने, 4,000 के ऊपर, फिर इसके बाद अगली ट्रांजेक्शन पे 3,500। 3,500 रुपए के ऊपर जरा टोटल कर दो, सारी वैल्यू एडिशन टोटल कर दे तो कितना बना? प्लस कितना टैक्स? 17 टोटल। क्या ये वही नहीं है? सिंपल है, जितनी जितनी वैल्यू एडिशन करी उतना उतना वैट गवर्नमेंट को दिया। तो अगर टोटल वैल्यू एडिशन सारी ट्रांजेक्शन को मिला के 17,500 बनती है तो टोटल गवर्नमेंट को वैट कितना जाएगा? 1750। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे गवर्नमेंट को कंज्यूमर ने कितने पैसे दिए थे? 1750 ना वैट, तो वही गवर्नमेंट को गया है। पहले स्टेज पे कितना गया था? 1,000। दूसरे स्टेज पर कितना गया? 400। तीसरे स्टेज पर कितना गया? 350। कुल मिला के कितना गया? 1750, क्योंकि वैल्यू एडिशन ही कितनी हुई थी? 17,500। बोलो हाँ या ना? 17,500 पे 10% 1750 होते हैं, और वो टोटल कर दें तो ये वही अमाउंट है जो अमाउंट कंज्यूमर ने पे किया था, 19,250। क्या ये बात समझ में आती है? क्या आपको दिख रहा है कि कैस्केडिंग उड़ गई? कैस्केडिंग डिलीटेड, हटा दी ना कैस्केडिंग। पहले क्या हो रहा था? टैक्स पे भी टैक्स लग रहा था, अब लग रहा है? तो मैं क्या बोलूंगा? नो कैस्केडिंग। बोलो, नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। तो क्या मकसद था? मकसद समझ में आया? पहले क्या था इशू? कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, और वो मकसद क्या हुआ पूरा? नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। अब वैट के अंदर कैस्केडिंग नहीं होती, जिस कारण आप जरा देखोगे कंज्यूमर को पहले कितने का पड़ता था सामान, और आज कितने का पड़ता था। तुम कहोगे सर हम तो जीएसटी पढ़ रहे हैं, वैट क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जीएसटी बिल्कुल वैट बेस्ड कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सेम है। जीएसटी इज ऑल्सो अ वैल्यू एडेड टैक्स, क्योंकि जीएसटी भी किस पे लगता है? वैल्यू एडिशन पे ही लगता है। किस पे लगता है? और बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है आईटीसी वाला, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अगर आपको आज आईटीसी समझ में आ गया तो पूरा जीएसटी समझ में आ गया, क्योंकि पूरे जीएसटी के अंदर हम आईटीसी की बातें ही करते रहेंगे। हर चैप्टर में कुछ ना कुछ रिलेशन किससे बनेगा? आईटीसी से। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो पहले तो ये 2 एग्जाम्पल्स नोट करो और फिर हम आगे बढ़ेंगे।
डन, आगे बढ़ाऊं? सबने ये पार्ट कर लिया? सेपरेट बुक मिलेगी उसकी, अंदर रखो।
बेटा आज ही खत्म करना है, कहाँ पे पहुंचे हो तुम? ड्राइंग मुश्किल है हाँ? ये वाला लास्ट वाला, ये वाला पार्ट। पक्का? अच्छा, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब ये देखो, ये वैट है, वैट के अंदर और जीएसटी में मैंने बताया कोई अंतर है ही नहीं, तो फिर जीएसटी आया क्यों? सबसे बड़ा अंतर सिर्फ एक चीज का है। पहले तो वैट और जीएसटी में कोई अंतर आईटीसी पॉइंट ऑफ व्यू से, वैल्यू एडिशन टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे जीएसटी लगाता ना, तो वैट की जगह पे वर्ड क्या लिख देता? जीएसटी, बस सब कुछ सेम होता। तो आंसर मेरा पता सेम ही आता, 19,250। इसलिए मैं लिखवाऊंगा नहीं, फिर से मैं नहीं बनाऊंगा ड्राइंग, क्योंकि बात एक ही बनेगी। सिर्फ फर्क क्या हो जाएगा कि जब कभी इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है, क्या होती है? इंट्रा का मतलब होता है विद इन द स्टेट। दिल्ली का सेलर, दिल्ली का बायर, तो पता है कौन सा टैक्स लगता है? सीजीएसटी और एसजीएसटी। आधा सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेती है और आधा स्टेट गवर्नमेंट, जो भी पर्टिकुलर स्टेट है। और अगर यूनियन टेरिटरी में बिकता है, विद इन द यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी होता है जैसे कि चंडीगढ़, जैसे कि अंडमान आइलैंड्स, दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरी है, बट ऐसा क्या फर्क है वो मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए दिल्ली को अब स्टेट ही मानो, उसका पर्पस क्या है वो मैं बताऊंगा अभी। यूटी में अगर बिकता है, जैसे मैं चंडीगढ़ की बात कर रहा हूं, तो वहां पर अगर कोई सामान खरीद कर वहीं का बंदा, वहीं का सेलर, वहीं का बायर, तो सीजीएसटी तो लगता ही है, प्लस यूटी जीएसटी लगता है। क्या लगता है? तो जीएसटी, एक तो सीजीएसटी होता है, एक एसजीएसटी, एक यूटी जीएसटी। और जब भी कभी एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक स्टेट से दूसरे यूनियन टेरिटरी बिकता है ना, तो क्या लगता है? आईजीएसटी। एंड आईजीएसटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट। यानी अगर सीजीएसटी का रेट 9% है ना किसी गुड के ऊपर, तो आईजीएसटी का रेट 18 ही लगेगा। लिखते हैं दोस्तों जीएसटी के बारे में थोड़ा सा, कि जीएसटी में अभी फर्क दिखाऊंगा कि दोनों में जीएसटी में क्या फर्क है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ जीएसटी लिखते हैं, जीएसटी टाइप्स। दोस्तों जीएसटी टाइप्स की बात करें तो एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी, एक होता है यूटी जीएसटी और एक होता है आईजीएसटी। सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। एसजीएसटी यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यूटी जीएसटी यानी यूनियन टेरिटरी। आपको पता है हमारे देश में यूनियन टेरिटरीज हैं, वैसे कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? 8 यूटीज हैं। गलत है तुम्हारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। पहले होती थी 7, पहले क्या होती थी? 7, उसके बाद 2 ऐड हो गई और हो गई 9, उसके बाद 1 2 में से 2 यूटीज थी जो मर्ज हो गई, तो क्या बन गई? 8। तो आज के टाइम पे करंटली क्या स्टेटस है? 8 यूनियन टेरिटरीज है हमारे देश में। इज दैट क्लियर? और यूटीज पर लगता है यूटी जीएसटी। क्या लगता है? यूटी जीएसटी। और एक होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक क्या होता है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो दोस्तों ये जीएसटी के 4 टाइप के जीएसटी होते हैं। और अगर हम बात करें जीएसटी में, अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करो, कौन सा सप्लाई? इंट्रा स्टेट। इंट्रा का मतलब मैंने बताया अभी अभी क्या है? विद इन द स्टेट। लिखेंगे सारे बच्चे, विद इन द स्टेट अगर बिकेगा तो लगेगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। तो जैसे आप कोई भी गुड आज खरीदते हो तो बिल में क्या लगा होता है? सीजीएसटी और एसजीएसटी, है ना। कभी बिल देखो, बिल के अंदर जीएसटी लगे होते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर आप इंट्रा यूटी सप्लाई करते हो तो लगता है विद इन द यूटी। विद इन द यूटी का मतलब क्या हुआ? यूनियन टेरिटरी का ही सेलर, यूनियन टेरिटरी का ही बायर। तो विद इन द यूटी क्या लगेगा दोस्तों? सीजीएसटी तो लगेगा ही, प्लस क्या लग जाएगा? यूटी जीएसटी। क्या लग जाएगा? यूटी जीएसटी। वैसे यूटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? ट्रैफिक। अब आने का वैसे फायदा क्या था मुझे बताइए? हाँ, क्लास देख रही थी का क्या मतलब है? फिर क्लास देखती रहती हो और आधा घंटा बाहर ही बैठकर, आने का तो कोई मतलब ही नहीं है।
एक मिनट यार, आने का तो कोई मतलब ही नहीं है क्लास में। अब अगली बार मत आना प्लीज, ठीक है? अगली बार आना ही मत। नहीं सॉरी नहीं, अगली बार मत आना, समझ गए? अगली क्लास इस टाइम पे आओगे तो मत आना। मैं तो इस लड़के को डांट लगा रहा था, यही इतना लेट आया, मुझे क्या पता कि तुम और भी लेट आओगे। ये बल्कि तुझसे 15-20 मिनट पहले आया था। हाँ जी, इधर इधर इंट्रा स्टेट सप्लाई पर क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। इंट्रा यूटी सप्लाई होगा तो क्या लगेगा? सीजीएसटी और, अगर इंटर स्टेट या इंटर यूटी सप्लाई होगा, क्या मतलब है इसका इंटर स्टेट और इंटर यूटी का? इसका मतलब है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, स्टेट से दूसरे स्टेट, एक स्टेट से दूसरे यूनियन टेरिटरी, एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे स्टेट, और एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे यूनियन टेरिटरी। या फिर आप करते हो इंपोर्ट। क्या करते हो? इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब समझते हो? जब आप दूसरे देश से गुड्स को इंडिया में लेके आते हो, गुड्स को या सर्विस को, इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस, क्योंकि जो जीएसटी लगता है वो दोनों पे लगता है, गुड्स पे भी और सर्विस पे भी। तो इंटर स्टेट या यूटी सप्लाई पर क्या लगता है? आईजीएसटी। क्या लगता है? आईजीएसटी। और आईजीएसटी इज ऑटोमेटिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। क्या ये बात क्लियर है? अब दोस्तों, कहने को तो यूटीज वैसे 8 है, बट इन 8 यूटीज में, अब देखो, अगर आप दिल्ली की बात करो, दिल्ली भी एक यूटी है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, बट दिल्ली के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको यूटी जीएसटी लगा हुआ नहीं मिलेगा। क्या लगा हुआ मिलेगा? एसजीएसटी। इसका कारण क्या है? हमारे देश में टोटल 8 यूटीज, ये यहां तक नोट कर लिया सबने? ये समझ में आ गया सबको? एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक स्टेट से दूसरा यूनियन टेरिटरी, एक यूनियन टेरिटरी से दूसरा क्या है? स्टेट, या फिर एक यूनियन टेरिटरी से दूसरा यूनियन टेरिटरी। विद इन यूटी नहीं है ये। इसका मतलब है एक यूटी से, अगर एक यूटी से दूसरा यूटी होगा तो ये इंटर यूटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटर यूटी। जैसे अंडमान आइलैंड से चंडीगढ़, या अंडमान आइलैंड से लक्षद्वीप, या दमन एंड दीव से अंडमान आइलैंड्स, ऐसा कुछ किया तो क्या होगा? ये इंटर यूटी सप्लाई। और क्या लगेगा यहां पर? आईजीएसटी। अब वैसे इतना जानते हैं सारे, जो यूटी होता है उसमें पावर किसके हाथ में होती है? सेंट्रल। सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है कि हम देख लेंगे, कोई भी रूल बनाने हैं, कोई कानून बनाना है, सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी जाती है। इज दैट क्लियर? तो टोटल कितने यूटीज है पहले लिखते हैं। टोटल है 8, और इन 8 यूटीज में से कुछ यूटीज ऐसे हैं, यूनियन टेरिटरीज, जिनका अपना ही स्टेट लेजिस्लेचर है। स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब है अपने कानून बनाने की पावर उनके पास है। हालांकि स्टेट लेजिस्लेचर यूटीज को देना नहीं चाहिए। स्टेट लेजिस्लेचर यूटी को इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी का मतलब ही यही है कि कानून बनाने की पावर किसके पास होगी? सेंट्रल। बट कुछ ऐसे यूटीज हैं जिनकी कानून बनाने की पावर किसको दी है? स्टेट को। स्टेट लेजिस्लेचर समझते हो? अभी जो इलेक्शंस होने वाले हैं दिल्ली के अंदर, वो लेजिस्लेचर के इलेक्शन ही होने हैं। इसको बोलते हैं एमएलए। क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। उसी में सीएम सेलेक्ट किया जाता है। जो पहले हुए थे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जिसमें मोदी जी आए थे। समझ गए बात? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस थे। ये किसके हैं? स्टेट के। और ये अब जैसे दिल्ली है, दिल्ली एक यूटी है, यूटी में इलेक्शंस होते ही नहीं है स्टेट के। अब चंडीगढ़ चले जाओ, चंडीगढ़ में इलेक्शंस नहीं होते हैं, स्टेट के नहीं होते हैं, वो एमपी वाले होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के तो हर जगह होंगे। तो चंडीगढ़ में जाओगे तो चंडीगढ़ में सेंट्रल गवर्नमेंट वाले इलेक्शंस अलग है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हैं तो वो अलग इलेक्शंस है, वो तो होंगे ही, बट स्टेट वाले नहीं होते जैसे दिल्ली में होते हैं। तो चंडीगढ़ का कोई अलग से सीएम नहीं है। चंडीगढ़ का कोई अलग सीएम नहीं है। अंडमान आइलैंड चले हो, वहां कोई सीएम नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वहां पर कौन सरकार चला रहा है? वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट चला रहा है। इज दैट क्लियर? यूनियन टेरिटरीज विद स्टेट लेजिस्लेचर, और एक होता है यूनियन टेरिटरीज विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर।
यूनियन टेरिटरी विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर। समझ गए बात? जो विद स्टेट लेजिस्लेचर है, जो विद स्टेट लेजिस्लेचर है, वहां पर दोस्तों सीजीएसटी के साथ साथ एसजीएसटी ही लगेगा। क्यों? क्योंकि स्टेट के पास पावर है, ठीक है। और जो विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर है, जिनको स्टेट की पावर नहीं दी कानून की, तो वहां क्या लगेगा? सीजीएसटी के साथ साथ बेटा जितने भी यूटीज होते हैं ना, वहां एक गवर्नर अपॉइंट किया जाता है। क्या अपॉइंट किया जाता है? एलजी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? एलजी। सुना है आपने? तो ऐसे हमारे देश में 8 यूटीज हैं और दिल्ली इस कैटेगरी में आता है। कौन सी वाली में? विद स्टेट लेजिस्लेचर। क्या ये बात समझ में आई? इसलिए यहाँ का सीएम इलेक्ट किया जाता है। इसी तरीके से सेम सिचुएशन है जम्मू एंड कश्मीर के साथ, जो कि रिसेंटली ऐड हुआ है बड़े डिस्प्यूट्स के बाद, ठीक है, जिसके ऊपर कितनी मूवीज भी आ गई जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। और ये जम्मू एंड कश्मीर को क्या बना दिया गया? यूनियन टेरिटरी, ठीक है। जबकि यूटी वो बनाना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि कश्मीर क्या रहे? स्टेट ही रहे। और फिर वहां की उन लोगों की दादागिरी चलती थी, कश्मीर वालों की, उनकी अपनी, इसलिए वो कश्मीर को तो अपना देश ही घोषित कर देते अगर ऐसे ही चलता रहता तो वो कश्मीर को क्या बना दिया? यूटी बना दिया, यानी इंडिया का हिस्सा बना दिया। इसका मतलब है इसको कौन रूल करेगा? इंडियन गवर्नमेंट। इसलिए वहां की सरकार यही चाहती थी कि नहीं हो ये चीज़। जबकि एक टाइम पर उसके जो कश्मीर का राजा था, उनके साथ यही आपस में डिस्कस हुआ फाइनली, हरी सिंह करके जो थे, तो उस टाइम पर ये डिसाइड हुआ था कि इसको कभी भी इंडिया के साथ इनको वो नहीं करना। क्या करते हैं, मतलब एक एमओयू बना लेते हैं जिसके अंदर ना हम इंडिया का पार्ट है ना हम पाकिस्तान का पार्ट है। हम एक अलग सेपरेट स्टेट हैं हम इंडिया के अंदर ही, बट हम एक सेपरेट स्टेट है, ठीक है। हरी सिंह के साथ ये टाई अप हुआ था। इज दैट क्लियर? और उसके बाद वो चीज़ क्या हुई? रिमूव कर दी गई और आज आपके सामने है जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बना दिया। इसके अलावा पुडुचेरी, पुडुचेरी का पुराना नाम है पौंडीचेरी। क्या नाम है? पौंडीचेरी। उसका नया नाम क्या है? पुडुचेरी। तो पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर और दिल्ली, यहाँ पर क्या लगता है दोस्तों? सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी। और बाकी सारे यूटीज कौन से हैं बताओ? बाकी सारे यूटीज हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अच्छा, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली। ये दोनों एक साथ हो गए हैं। पहले अलग अलग हुआ करते थे, अलग अलग थे पहले। अब इन दोनों के जो गवर्नर है वो एलजी जो है वो सेम है, क्योंकि दोनों ही कहाँ पे आते हैं? गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे। दोनों कहाँ पे हैं? गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे। और इन्होंने क्या कर दिया कि इन दोनों को एक ही गवर्नर अपॉइंट कर दिया। पहले अलग अलग हुआ करते थे एक टाइम पे। इसके अलावा एक रह गया क्या? कौन सा रह गया? लक्षद्वीप, नहीं लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार, दमन दीव, लद्दाख। लद्दाख भी रिसेंटली ऐड हुआ। पहले जम्मू एंड कश्मीर का ही हिस्सा होता था ये लद्दाख, पता है आपको ये बात? अब लद्दाख को क्या कर दिया? सेपरेट यूटी घोषित कर दिया, ठीक है, अलग कर दिया जम्मू एंड कश्मीर से। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो जम्मू एंड कश्मीर अलग है, लद्दाख अलग है। इज दैट क्लियर? और लद्दाख को एक सेपरेट यूटी है जिसको स्टेट पावर नहीं दी गई। क्या पावर नहीं दी गई? स्टेट पावर नहीं दी गई। अब यहाँ पे स्टेट के कानून नहीं चलते, यहाँ पर यूटी जीएसटी चलता है। क्या चलता है? यूटी जीएसटी। तो सीजीएसटी एंड यूटी जीएसटी। क्या ये बात क्लियर है? नोट कर लो सब लोग यहां तक। अब जीएसटी इतना अच्छा कानून है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? इसके कुछ कारण हैं, और वो पहला कारण है जीएसटी का आपस में एडजस्टमेंट करना। क्या होता था पहले? कोई भी कानून, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई लॉ होता था ना, वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ एडजस्ट नहीं हो पाता था। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं गुड्स खरीद रहा हूं, कोचिंग सेंटर है, ये गुड्स खरीद रहा है। क्या गुड्स खरीद रहा है? स्टेशनरी आइटम, एसी, ट्यूबलाइट, प्रोजेक्टर वगैरह, ये सब चीजें खरीदी होंगी तो क्या लगा होगा? वैट। क्या लगा होगा? बोलो हाँ या ना। गुड्स खरीदे होंगे, ये सब गुड्स ही तो हैं। तुम कहोगे सर फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट भी तो गुड कहने का मतलब है खरीदने पर, चाहे फिक्स एसेट हो चाहे गुड हो, इनको खरीदने पर क्या दिया होगा? वैट। सर्विस टैक्स तो नहीं दिया होगा। तो पहले क्या हुआ था? पहले वैट लगा करता था। क्या लगा करता था? वैट। गुड्स के ऊपर वैट
और सर्विस पे सर्विस टैक्स। क्या मेरी बात समझ में आई? अब मैं जरा कोचिंग सेंटर की बात करता हूं, ठीक है। बिफोर जीएसटी क्या हुआ करता था, ये कोचिंग सेंटर क्या कर रहा है, जब भी कोई इनपुट खरीद रहा है इस पर, मान लो स्टेशनरी आइटम पे, ठीक है, पहले प्रोजेक्टर का ज़माना नहीं था, तो इन सारी आइटम्स के ऊपर वो लोग क्या पे करते थे, वैट पे करते थे। तो मेरे पास कोई स्टेशनरी के लिए, मान लो एक बच्चा है, बच्चा कहता है सर मुझे पढ़ना है, तो मैं उस बच्चे को बोल रहा हूँ कि फीस 10,000 रुपये है। कितनी फीस है? 10,000 रुपये। अगर 10,000 रुपये है, उसके ऊपर मैं सर्विस टैक्स भी चार्ज करूंगा। क्या चार्ज करूंगा? सर्विस टैक्स। मेरी आउटपुट क्या है सारे बच्चे बताओ? आउटपुट है सर्विस। इनपुट क्या है? गुड्स खरीद रहा हूं और सर्विस दे रहा हूं। बोलो हाँ या ना। फीस मैंने कितनी चार्ज कर ली? 10,000 फिक्स कर दी, प्लस क्या चार्ज कर रहा हूँ? बच्चे से सर्विस टैक्स चार्ज कर रहा हूँ। मान लेते हैं सर्विस टैक्स का रेट है 20%, कितना हो गया? 2,000। वैल्यू कितनी हो गई? तो बच्चे को बोला फीस कितनी है टोटल? 12,000 रुपये, जिसमें 10,000 रुपये का फीस प्लस सर्विस टैक्स कितना? 2,000, टोटल 12,000। इनपुट कितने का है? अब मैंने कॉस्टिंग निकाली, मैंने निकाला कि यार मुझे ये सर्विस जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ एक बच्चे को, मुझे उसके लिए सामान कितने का लेके आना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल स्टेशनरी, बुक्स, रजिस्टर्स वगैरह, ये सब मिला के एक बच्चे को प्रोवाइड करने के लिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो मान लेते हैं 3,000 रुपये का लग रहा है। कितना खर्चा लग रहा है? अब इस 3,000 रुपये के ऊपर मैंने वैट भी दिया होगा। बोलो हाँ या ना। उस जमाने में वैट दिया होगा कितना? मान लो 20% का वैट है, तो कितना हो गया? 600 रुपये। कितने रुपए का प्राइस हो गया? 3600। मुझे बताओ, क्या मुझे वैट का क्रेडिट मिल जाता था? हमने पढ़ा था अभी, वैट का क्रेडिट मिल जाता था। अरे मिलता तो तब जब मैं गुड बेचता। प्रॉब्लम क्या है? सर्विस टैक्स वाज अ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ। किसका लॉ था ये? यानी कौन कलेक्ट करता था सर्विस टैक्स? और वैट की कलेक्शन कौन करता था बताओ? स्टेट गवर्नमेंट। फर्क समझ में आ रहा दोनों में? बताओ, वैट की कलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट। अब एक बात बताओ, केजरीवाल को आपने 600 रुपए दिए और आप मोदी जी को बोल रहे हो कि मोदी जी हम 2,000 रुपए आपको देने हैं ना, हम 600 रुपए काट के देंगे, क्योंकि हम केजरीवाल को ऑलरेडी 600 रुपए दे चुके हैं। क्या मोदी जी एडजस्ट करने देंगे? नहीं करने देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोई एडजस्टमेंट। इसका मतलब है वैल्यू एडेड टैक्स का क्रेडिट मिल तो जाता था, बट कब, किसके साथ एडजस्ट करते थे? जब आप गुड्स ही बेचो। क्या बेचो? क्योंकि गुड्स बेचने पर क्या लगेगा? वैट। गुड्स खरीदे, गुड्स बेचे, जो हमने उन्हें एग्जांपल पढ़े थे उसके अंदर गुड्स ही खरीदा, गुड्स ही बेचा, इसलिए प्रॉब्लम नहीं आई। मेरी बात समझ में आई? इसलिए बहुत सिंपल तरीके से बड़ा अच्छा लग रहा था वैल्यू एडेड टैक्स। बट अभी वैल्यू एडिशन खत्म हो गई, तो मुझे बताओ मेरे को कॉस्ट कितने की पड़ी? 3600 रुपए की। कितने रुपए की पड़ी? मैंने बच्चे को पढ़ाया, फीस मेरी कितनी? 10,000। कितने रुपए का प्रॉफिट? 6400। हाँ 12,000 रुपए चार्ज किए, बट ये तो मेरी जेब में नहीं जाएंगे ना, ये तो किसको जाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और ये किसको जा चुके हैं? स्टेट गवर्नमेंट को। बोलो हाँ या ना। तो मेरी कॉस्टिंग है 3600, मैंने प्रॉफिट कितना कमाया? 6400। समझ में आता है कि नहीं? बड़ा अब आप देखोगे, जैसे ही जीएसटी आया, आफ्टर जीएसटी हुआ ये कि जो मैंने गुड खरीदा है, इनपुट, जो मैंने गुड खरीदा है, इनपुट्स, यही गुड्स अगर मान लेते हैं 3,000 रुपए का ही पड़ा था। कितने के पड़े थे? 3,000 रुपए के। इस 3,000 रुपए के ऊपर क्या लगा होगा? जीएसटी। क्योंकि गुड्स पर भी आज क्या लगता है? जीएसटी। और सर्विस में भी क्या लगता है? जीएसटी। तो जीएसटी लग गया, मान लो 20% का ही रेट है, कितना हो गया? वैल्यू कितनी हुई? अब क्या मुझे इसका आईटीसी मिल जाएगा? गवर्नमेंट कहेगा यस मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एडजस्टमेंट किसके साथ करना है? जीएसटी के साथ ही एडजस्टमेंट करना है। तो इनपुट का सर्विस के साथ एडजस्टमेंट किया, आउटपुट क्या है आपका? सर्विस। और सर्विस के ऊपर भी क्या लगेगा? जीएसटी। फीस कितनी चार्ज करी थी? 10,000 प्लस 20%, कितना हुआ? 2,000। वैल्यू वैसे की वैसे ही, बट आपका प्रॉफिट बढ़ गया। ध्यान से देखो तो मेरी कॉस्टिंग कितनी हुई? हाँ या ना? कैसे? मुझे इसका क्रेडिट मिल गया ना, रिफंड आ जाएगा ना मेरे को। कैसे रिफंड आएगा? वो जो 2,000 थे, जो मैंने बच्चों से सिलेक्ट का अमाउंट कलेक्ट किया था 2,000, उसमें से 600 रुपए क्या कर देंगे? माइनस करके गवर्नमेंट को कितना देंगे? 1,400 रुपए। क्या ये बात समझ में आती है? तो गवर्नमेंट को मैंने 1,400 रुपए दिए, तो मैंने 600 रुपए अपने वापस रख लिए ना, तो मेरे को कॉस्ट ही नहीं पड़ी। तो बताओ मेरे को कॉस्ट कितनी पड़ी? 3,000। और मैंने फीस कितने चार्ज करी? 10,000। मेरा मार्जिन कितना हो गया?
पहले प्रॉफिट कितना कमाता था एक बिजनेसमैन? 6400। आज के टाइम पे प्रॉफिट कितना कमाता है? 7000। क्या ये बात समझ में आई? और क्या मैं बिल लेना चाहूंगा या बिल नहीं लेना चाहूंगा? हर चीज का मैं लेना चाहूंगा। कितना बढ़िया सिस्टम है जहां पे एक बिजनेसमैन खुद कह रहा है अरे बिल दो बिल दो। अब पहले क्या होता था? बिल नहीं चाहिए बिल नहीं चाहिए, हर बंदा यही करता था, बिल अवॉइड करता था। सारा काम किसमें हो जाता था? कैश में, ब्लैक मनी। अच्छा, ब्लैक मनी में क्या होता था कि ना ही इनकम टैक्स का चक्कर, ना वैट का चक्कर, मौज। और ऑनलाइन था ही नहीं, ऑफलाइन होता था। वहां पे जाके सेटिंग कर लेते थे वैट वाले बंदों से, जाके वो जो वैट के डिपार्टमेंट बनते थे ऑफिसर, उनको जाके कुछ पैसे पकड़ा देते थे। नकली बिल बनाते थे पहले के जमाने में। क्या नकली बिल? वैट के नकली बिल बन जाते थे, लाखों करोड़ों रुपए के। अब करोड़ों रुपए के नकली बिल आज भी बनते हैं, बट आज जो है उसका तरीका कुछ और है। उसका तरीका कुछ और है, वो उस तरीके से नहीं बनते थे। पहले तो फेक बिल बनाते थे और ऑफिसर के सामने ऑफिसर मान भी जाता था और कहता था कोई बात नहीं, क्या कर सकता है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, ट्रैकिंग नहीं थी। आज सब कुछ क्या है? ट्रैकिंग हो रही है। ऑनलाइन क्या बन चुका है? सिस्टम बन गया है। आज के टाइम पर जीएसटी में पता है क्या है कि अगर मैं आज गुड परचेज करता हूं और उस पर मैंने कोई जीएसटी दिया, बिल में जीएसटी मैंने पे किया ना उस बंदे को, उस बंदे ने क्या कर दिया होगा? गवर्नमेंट को दे दिया होगा, उसने मेरा नाम दिखा दिया होगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? आईटीसी। अगर उसने गवर्नमेंट को नहीं दिया तो मुझे क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। मेरी बात समझे? मैंने इससे गुड खरीदा तो मैंने इसको क्या दिया होगा? जीएसटी दिया होगा। जब इससे जीएसटी दिया होगा तो ये गवर्नमेंट को देगा जीएसटी। इसने गवर्नमेंट को नहीं दिया मान लो, मुझे क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। बट जबकि पहले क्या होता था? गवर्नमेंट को पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, भाड़ में जाए। क्रेडिट मांग रहा है कोई बंदा, दे दो। गवर्नमेंट को बाद में पता चला इतनी कलेक्शन नहीं होती जितनी हमें पे करनी पड़ रही है, जितने रिफंड बन रहे हैं। समझ रहे हो? गवर्नमेंट को बाद में कैलकुलेशन समझ में आई, ये तो कुछ और ही चल रहा है। तो वैट में बहुत नुकसान होता था सरकार को, बहुत नुकसान। तो गवर्नमेंट ने सिस्टम क्या कर दिया? सारा का सारा वाइट। इसलिए इनकम टैक्स में भी आप देखोगे जगह जगह, इनकम टैक्स के अंदर भी क्या बोला जाता है कि आप बैंक से पे करो, बैंक से पे करो, बार बार। क्योंकि कैश को वो क्या करना चाह रहे हैं? अवॉइड। और यूपीआई तो एक बहुत बड़ा जाल था। यूपीआई एक बहुत बड़ा जाल था। यूपीआई आया, यूपीआई कितना अच्छा हो गया। आज के टाइम पे जेब में 10-20 रुपए हैं, बट यूपीआई 500, 1000, 2000 कहीं पर भी जा रहे हो यूपीआई कर देते हो। तो आपको फायदा क्या हो गया? फायदा नहीं हो गया, वो यूपीआई आपको फंसा दिया गया। बैंकिंग ट्रांजैक्शन, जो चीज आप कैश में करते थे पहले, वो सब चीज अब किस में हो गई? बैंक। आपके यहां से खर्चा, दूसरे के यहां पे इनकम। 46 लाख रुपए भल्ले पापड़ी वाले को आया, उसको नोटिस आ गया, नहीं पता चला? यूपीआई का नोटिस, यूपीआई के कलेक्शन आई उसके हाथ में और उसको नोटिस आ गया। भाई साहब वायरल हो गई वो वीडियो कि भाई साहब भल्ले पापड़ी वाले को नोटिस आ गया। क्यों? यूपीआई में कलेक्ट कर रहा है भाई, तू व्हाइट में कलेक्ट कर रहा है। तुझे क्या लग रहा था? यूपीआई बड़े मजे से आए, यूपीआई कर दो, यूपीआई कर दो, बड़े मजे से कहते ना मोमोज वाले और ये कुलचे छोले वाले, इसे दिखा देते हैं वॉलेट, ठीक है, और वो उसे कर दो। अब खत्म कर दो, जीएसटी भी जाएगा। अब जब से वो आया ना, उसके बाद से ये सारे कुलचे छोले वाले ये सब सबके दिमाग में आ गया, भाई साहब ऐसा भी होता है, ऐसा हो गया, क्यों नहीं होगा? तुम्हें क्या लग रहा था कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है? कैश मनी थोड़ी ना है, ये सारी की सारी वाइट है। बैंक में तो जा रही है ट्रांजेक्शन, बैंक में तुम्हारी टोटल करी, टोटल चेक किया 20 लाख से ज्यादा है, यू आर लायबल टू रजिस्टर। जीएसटी के अंदर 20 लाख से ज्यादा पर रजिस्ट्रेशन करवानी मैंडेटरी होती है। क्या मेरी बात समझ में आई? और अगर सिर्फ गुड्स का काम करते हो तो 40 लाख, सर्विसेज का काम करते हो तो 20 लाख दिल्ली के अंदर। अब 20 लाख से ज्यादा पर रजिस्ट्रेशन करवानी थी, भाई ने 46 लाख का यूपीआई कलेक्शन कर लिया, तो नोटिस आएगा कि नहीं आएगा? तो बस फंस गया वहीं पर ही। और अगर समझदारी क्या करता, उस 46 लाख का हमसे बात करता ना, तो हम उसको क्या बोलते कि 46 लाख के टुकड़े करवा दे, 10 यूपीआई डी बना, अपने नाम से मत खोल अकाउंट, कोई मम्मी के नाम से खोल दे, कोई किसी और के, कोई भाई बहन, सबके अकाउंट से। अब जैसे किसके नाम से, बट वो रहेगा तो ओनर तो वो एक ही बंदा रहेगा ना, प्रोप्राइटर तो एक ही बंदा रहेगा। आप अपनी कंपनी के 3 बना लो, उससे नहीं होगा फर्क। प्रॉब्लम कहां आएगी? जहां पर आप 2 या 3 अलग अलग नामों से, जैसे मम्मी के नाम पे बना दिया अकाउंट, 20 लाख रुपए की कलेक्शन वहां ले ली, पापा के नाम पे बना लिया कलेक्शन, वहां पे ले ली 20 लाख, अपने नाम से ले ली वो अलग 15-20 लाख, तो इतने इतने बच सकते हैं जितनी फैमिली मेंबर्स हैं, 20-20 लाख रुपए आप बचा सकते हो। बट ये सब चीजें तो चलो बात की बात है, बट पॉइंट ये है कि यस प्रॉब्लम है, ऐसे करना नहीं चाहिए। मैं समझाना ये चाह रहा हूं बच्चों को कि ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है। लोग
हाँ हो सकता है, लोग करते हैं ऐसा, ऐसा बिल्कुल करना नहीं चाहिए। मैं भूल जाता हूँ ये वीडियो यूट्यूब पे जानी है। अच्छा, अब सारे बच्चे बताओ, क्या ये बात सबको समझ में आई? तो प्रॉफिट 7,000 हो गया, जीएसटी आपका जो है, आपको बेनिफिट जो है क्या मिल गया? बेनिफिट कि आपका प्रॉफिट बढ़ गया। अब आप एक बात बताओ, ये कोचिंग सेंटर पहले से प्रॉफिट ज्यादा कमा पा रहा है, क्यों? हर चीज का क्रेडिट ले रहा है, जो भी चीजें है ना, इन सब चीजों का क्रेडिट तुम्हारे से, जो भी जीएसटी की कलेक्शन अगर बनती है तो यार कोई बात नहीं, अभी ये बात नहीं करनी चाहिए। जीएसटी की कलेक्शन जो भी बनती है, वो जीएसटी में से सारा अमाउंट क्या ले लेते हैं? क्रेडिट। और सारा क्रेडिट क्या कर देते हैं? एडजस्ट, जो बच गया वो गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। फिर वही बात, ये बातें चलो नोट करो उसको फटाफट कि जीएसटी आने का क्या फायदा हुआ। आपको एक बात तो समझ में आई, गुड्स का सर्विस के साथ क्या हो गया? एडजस्टमेंट। अच्छा, उल्टा भी हो गया, सर्विस के ऊपर जीएसटी पे किया। जैसे एक दुकानदार है जिसका काम है गुड्स की ट्रेडिंग करना, उसने मोबाइल का बिल भरा, तो उसके ऊपर क्या लगा होगा? सर्विस टैक्स। तो सर्विस टैक्स जो, सॉरी जीएसटी, पहले क्या लगता था? सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स पे करता था और आउटपुट में क्या होता था? वैट। तो क्या सर्विस टैक्स वैट के साथ एडजस्ट हो पाता था? पहले के प्रॉब्लम, पहले की डेफिशिएंसी, पहले की कमी, और आज का बेनिफिट। कैसे? आज सर्विस पे भी जीएसटी लगता है और गुड पर भी जीएसटी। ये हो गया नोट। भाई फोन बंद कर देना यार, क्या पढ़ रहा है? कब है पेपर? अच्छा अच्छा, बस बस डन। यहाँ पर टाइप्स ऑफ जीएसटी समझ में आया? जीएसटी कितने टाइप के हैं बताओ सारे बच्चे? 4, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। इंट्रा स्टेट सप्लाई करेंगे तो क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। इंट्रा यूटी सप्लाई करेंगे तो क्या लगेगा? सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। इंटर स्टेट सप्लाई करेंगे तो क्या लगेगा? आईजीएसटी। इज दैट क्लियर?
लिखो यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो भाई देखो, आप ऐसे कैसे कह पा रहे हो कि ये वैल्यू एडिड टैक्स है? जीएसटी एक वैल्यू एडिड टैक्स है कैसे? वैल्यू एडिशन पे लगता है, ऐसा कैसे? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि परचेज किया मैंने कहाँ पे, विद इन द स्टेट, कहाँ परचेज किया, बट बेचा इंटर स्टेट। बोलो, खरीदा मैंने कहाँ पे था, विद इन द स्टेट, बेचा कहाँ पे, आउटसाइड द स्टेट बेचेंगे तो क्या लगेगा, आईजीएसटी। और खरीदा कहाँ पे था, विद इन द स्टेट, तो क्या लगा होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी। तो क्या ऐसा कोई रूल है कि हम उस क्रेडिट को एडजस्टमेंट कर सकते हैं? तो यस, हम पढ़ेंगे क्या, आईटीसी की यूटिलाइजेशन। अगर आईटीसी की यूटिलाइजेशन ना होती, एक दूसरे के साथ ये एडजस्ट ना हो पाते, तो फिर ये हम इसको ये ना कह पाते कि ये वैल्यू एडेड टैक्स है। जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स इसी वजह से है क्योंकि आईटीसी आपस में क्या हो पाते हैं, एडजस्ट। सो राइट डाउन, जो सीजीएसटी का क्रेडिट है वो आप सेट ऑफ कर सकते हो किसके साथ, सीजीएसटी के साथ या फिर आईजीएसटी के साथ। समझ में आया? सीजीएसटी क्रेडिट सीजीएसटी के साथ एडजस्ट कर दो या फिर आईजीएसटी। एसजीएसटी का जो क्रेडिट है वो आप एडजस्ट कर सकते हो किसके साथ, या तो एसजीएसटी के साथ या फिर आईजीएसटी के साथ। यूटीजीएसटी का जो क्रेडिट है वो आप एडजस्ट कर सकते हो किसके साथ, या तो यूटीजीएसटी के साथ या फिर आईजीएसटी के साथ। मतलब सारे टैक्सेस के इंडिविजुअली क्रेडिट्स आईजीएसटी के साथ तो एडजस्ट हो ही सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इंट्रा होगा तो ये टैक्सेस लग रहे होंगे, इंटर होगा तो ये लग रहे होंगे, तो सारी सिचुएशन कवर करनी थी, तभी तो टैक्स क्या बनता, वैल्यू एडेड टैक्स। आईजीएसटी का जो क्रेडिट है वो किसी के साथ भी एडजस्ट हो सकता है, आईजीएसटी के साथ भी सेट ऑफ हो सकता है, सीजीएसटी के साथ भी, एसजीएसटी के साथ भी, यूटीजीएसटी के साथ भी। क्या मेरी बात समझ में आई? आईजीएसटी क्रेडिट पहली प्रायोरिटी किसके साथ है, आईजीएसटी के साथ सेट ऑफ होने की, और उसके बाद किसी के साथ भी एडजस्टमेंट हो सकती है इन तीनों में से। इसका मतलब है सेकंड प्रायोरिटी ये। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, एक और बात, सीजीएसटी की कलेक्शन लेता कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट। एसजीएसटी की कलेक्शन कौन लेता है, स्टेट गवर्नमेंट। ये भी लिख लो, कलेक्टेड बाय। आईजीएसटी की कलेक्शन कौन लेता है, वैसे तो आईजीएसटी की कलेक्शन दोनों को जाती है, सेंट्रल को भी और स्टेट को भी, बट पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट आधा 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 अपने पास रखती है और आधा स्टेट को देती है। अच्छा, किस स्टेट को देती है, जिस स्टेट में जाके कंज्यूम हुआ है। क्योंकि जीएसटी कौन सा टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। कौन सा टैक्स है, अब ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जीएसटी क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड। डेस्टिनेशन का मतलब क्या है, जहां पर जाके गुड या सर्विस क्या होगा, कंज्यूम। जिस स्टेट में जाके गुड या सर्विस कंज्यूम होगा उसी स्टेट को क्या दिया जाएगा, रेवेन्यू। आधा तो सेंट्रल को मिलना ही है, बोलो, आधा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा ही, आधा उस स्टेट को मिलेगा जिस स्टेट में जाके गुड या सर्विस क्या होगा, कंज्यूम। इसको क्या बोलते हैं, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, यूटी जीएसटी की कलेक्शन किसको जाएगी, यूटी को। हालांकि ये यूटी है इसकी कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आती है, बट वो सेंट्रल गवर्नमेंट यूटी को ही उसी के लिए खर्चे करता है, मतलब उसी यूनियन टेरिटरी के लिए। तो जितना भी उस एरिया में जीएसटी की कलेक्शन होगी यूटी जीएसटी के नाम से, उसकी कलेक्शन वो कहाँ यूटिलाइज होगी, उसी पर्टिकुलर यूटी के लिए। जैसे चंडीगढ़ में जितनी भी कलेक्शन होगी ना चंडीगढ़ के लिए, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट तो कर लेगा, बट वो अल्टीमेटली किसके साथ यूज करेगा उसको, सेंट्रल, उसी यूनियन टेरिटरी पर्पस के लिए ही यूज करेगा, वहीं के खर्चों के लिए। ऐसा नहीं है कि वो अपने पास रख लेगा या किसी और पर्पस के लिए यूज कर लेगा, नहीं। क्या ये बात क्लियर है? इसीलिए यूटी ही लिखो। अब एक सिचुएशन है, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, राइट डाउन एग्जाम्पल। मान लो मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी for rupees 10,000 within
दिल्ली, दिल्ली के अंदर ही है, तो मतलब मिस्टर ए भी कहाँ का है, दिल्ली, मिस्टर बी भी कहाँ का है, दिल्ली। मिस्टर बी सोल्ड गुड्स टू मिस्टर सी आफ्टर एडिंग 20% मार्जिन विद इन दिल्ली। क्या ये बात क्लियर है? आफ्टर एडिंग 20% मार्जिन विद इन दिल्ली, मतलब 20% का प्रॉफिट ऐड करने के बाद बेचा। मिस्टर सी फाइनली सोल्ड गुड्स टू मिस्टर डी, ब्रैकेट में लिख लो कंज्यूमर, आफ्टर एडिंग 20% मार्जिन विद इन दिल्ली, सब कुछ विद इन दिल्ली। मतलब मिस्टर ए ने भी दिल्ली में बेचा बी को, बी ने भी सी को दिल्ली में बेचा, और सी ने भी डी को किस कहाँ बेचा, दिल्ली। तो सब कुछ दिल्ली है। अभी मैं इंटरस्टेट का पंगा नहीं डाल रहा हूं, अभी डालूंगा अगले एग्जांपल में। पहले ये एग्जांपल क्लियर कर लेते हैं। अगर ऐसा होगा, क्वेश्चन बोल रहा है कंप्यूट जीएसटी पेबल, कंप्यूट जीएसटी पेबल बाय मिस्टर ए बी सी, दैट्स डी तो नहीं देगा ना जीएसटी, डी की जेब से जरूर जीएसटी जाएगा, बट एक्चुअल में गवर्नमेंट को देने कौन जाएगा, या तो ए जाएगा या बी जाएगा या सी। बिजनेसमैन तो ये लोग हैं, डी तो क्या है फाइनली कंज्यूमर है, तो डी की जेब से जाएगा, बट गवर्नमेंट को देने कौन जाएगा, या तो ए या बी या सी। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, जीएसटी का रेट है, सीजीएसटी का रेट है मान लेते हैं 9%, और एसजीएसटी का रेट है मान लेते हैं कितना, 9%। एक और क्वेश्चन है इसी के अंदर, ऑल्सो कंप्यूट रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी लिखना, ऑल्सो कंप्यूट रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या है कि आपको यह भी बताना है कि कितना रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा और कितना रेवेन्यू दिल्ली गवर्नमेंट को मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। अब मैं अभी तक हम लोग तो वो कर रहे थे, वो ठीक है, लोग बना के बंदे बना के, ठीक है, वो ऐसा नहीं करना है, प्रेजेंटेशन में ये नहीं करना है। तो अब कैसे, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आपको कैसे प्रेजेंट करना है, हम उस पर वर्क करते हैं। सो राइट डाउन, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी पेबल बाय मिस्टर ए बी एंड सी। क्वेश्चन सबने नोट कर लिया? एक तरफ लिखते हैं ए, यहाँ पे पर्टिकुलर्स आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा बी, और एक आ जाएगा सी का कॉलम। यहाँ पे लिखता हूँ कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर ऐड कर देंगे प्रॉफिट, और यहाँ पर आ जाएगा सेलिंग प्राइस। जिसमें स्टेप नंबर 1 हम सबसे पहले क्या निकालने की कोशिश करेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट। और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्योंकि गुड विद इन द स्टेट हो रहा है तो सीजीएसटी का होगा और एसजीएसटी का होगा। इसके अलावा स्टेप नंबर 2 क्या होगा, आउटपुट टैक्स, आउटपुट जीएसटी, जो कि अगेन सीजीएसटी का होगा और एसजीएसटी का होगा। और एक स्टेप नंबर 3 जीएसटी पेबल, जीएसटी पेबल, इसमें भी क्या आएगा, एक सीजीएसटी का कॉलम और एक एसजीएसटी का रो, सीजीएसटी एसजीएसटी।
कोई आदत नहीं है ना बेटा, अब धीरे धीरे करके जब आदत पड़ जाएगी तो अब आने वाले टाइम में नहीं, आने वाले टाइम में नहीं मिलेगा किसी को भी टाइम, जब आदत नहीं है ना मेरी। अभी जब बच्चे जब शुरुआत में क्लासेस में आते हैं तो भी पता चलेगा धीरे धीरे करके क्या स्पीड रहेगी। तुम्हें तो आदत पड़ गई, तुम तो फाउंडेशन से आदत पड़ी हुई है, चक्कर ये है। अब इधर देखो, कॉस्ट प्राइस में मेरे पास गुड्स की कॉस्ट प्राइस तो दी नहीं हुई, दी हुई है नहीं। ए की कॉस्ट प्राइस कहाँ दी हुई है? ए का सीधा सीधा क्या दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस। कितने रुपए का? 10,000। तो बताओ, ए का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, मैंने 10,000 लिखा, और इनपुट में कोई क्रेडिट भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब परचेज प्राइस दिया ही नहीं ए का तो आईटीसी भी नहीं होगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है। अब बताओ, आउटपुट टैक्स होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। जब ए ने बी को बेचा होगा तो कितने रुपए का जीएसटी चार्ज किया होगा? 9% सीजीएसटी और 9%, तो 900 और 900। बोलो हाँ या ना? अब आईटीसी है नहीं तो 900 रुपए का सीजीएसटी यहां पर है 0, तो जीएसटी पेबल कितना आएगा? 900। एसजीएसटी भी 900, 0 900। क्या ये बात क्लियर है? तो बेसिकली जीएसटी पेबल क्या है? जीएसटी पेबल है स्टेप 2 माइनस स्टेप 1, है ना? आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। यहां तक क्लियर है? अब बच्चों सोचो, जो इसका ए का आउटपुट टैक्स था, बी का क्या बनेगा? वो इनपुट टैक्स। ए का तो सेल पर टैक्स था, बी के लिए वो इनपुट है। बोलो यस और नो? तो अच्छा, ए का सेलिंग प्राइस था, बी का क्या बन जाएगा? कॉस्ट प्राइस। बताओ, क्वेश्चन में लिखा था बी ने कितना मार्जिन ऐड किया? 20% मार्जिन। तो बी का 20% मार्जिन ऐड करो, कितना हुआ? 2,000। प्राइस कितना हो गया? 12,000। हाँ या ना? अब बताओ, यही आउटपुट जीएसटी बी के लिए क्या बन जाएगा? आईटीसी। तो 900 रुपए। बोलो यस और नो? बोलो यस और नो? यही सेलिंग प्राइस बी की क्या बन गई? कॉस्ट प्राइस। और उसने क्या कहा था? 20% प्रॉफिट ऐड किया, तो 2,000 प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस हो गई 12,000। अब ए के लिए जो आउटपुट टैक्स था, बी के लिए क्या बन गया? आईटीसी। कितने का? 900 रुपए और 900 रुपए, वो मैंने इधर लिख दिया। हाँ या ना? मैंने बताया था ना, परचेज पे दिया गया टैक्स, उसका क्या ले लेते हैं? क्रेडिट। और क्रेडिट लेने के बाद क्या करते हैं? आउटपुट टैक्सेस में से एडजस्ट। अब मुझे बताओ, बी ने जब सी को बेचा होगा तो कितने रुपए में बेचा? 12,000 प्लस जीएसटी। हाँ या ना? और जीएसटी क्या लगाया होगा? 9% और 9% 12,000 रुपए पर कितना बना? 1,080 और 1,080। बोलो। अब 1,080 का सीजीएसटी की हमारी लाइबिलिटी थी बी की, और वो पे करनी थी, जिसमें से वो 900 रुपए क्या कर देगा? एडजस्ट। तो गवर्नमेंट को कितना देगा बताओ? और सिमिलरली एसजीएसटी का 1,080 में से 900 रुपए एडजस्ट करने के बाद गवर्नमेंट को कितना देगा? हाँ या ना? वैल्यू एडेड टैक्स है ना? जीएसटी कैसे पता चला? कितनी वैल्यू ऐड करी थी? 2,000। 2,000 के ऊपर 9% और 9% करो, कितना आता है? 2,000 के ऊपर 9% बनता है कितना? 180। और 180 180 हो गए 360। तो यही तो दे रहे हो आप, 180 और, बोलो हाँ या ना? अच्छा, अब बताओ, ये आउटपुट जीएसटी बी ने जब सी से चार्ज किया होगा तो सी का क्या बन जाएगा? क्रेडिट। बोलो भाई हाँ या ना? तो बी ने सी से चार्ज किया होगा कितना? 1,080 और 1,080। यस और नो? और बच्चों बताओ, सी के लिए क्या बन जाएगी? कॉस्ट प्राइस। तो बी के लिए जो सेलिंग प्राइस था, सी का क्या बन गया? कितना? और इसी के ऊपर 20% का क्या ऐड किया? प्रॉफिट। चेक करो तो कितना बना? 2,400। प्राइस कितना हुआ? 14,400। अब जब सी आगे कंज्यूमर को बेच रहा है तो क्या 14,400 पर जीएसटी लगाएगा? हाँ या ना? तो 14,400 पे 9% और 9% कितना बना? 1,296। 1296। क्या ये बात क्लियर है? और ये जो 1296 का सीजीएसटी है, इसमें से क्या 1080 का सीजीएसटी एडजस्ट कर सकते हैं? अभी अभी पढ़ा था हमने, सीजीएसटी का क्रेडिट कैन बी सेट ऑफ विद सीजीएसटी। तो ये रहा ना क्रेडिट, तो सीजीएसटी का एडजस्ट कर दो। कितने बच गए? 216 रुपए। और एसजीएसटी का भी 216 रुपए। हाँ या ना? अब आप देखो, 216 और 216, क्या ये वैल्यू एडेड टैक्स ही है? हाँ। कैसे? वैल्यू कितनी ऐड करी थी?
2400, 2400 का 9% कितना बनता है, कैलकुलेट करके देखो। 2400 का 9% बनेगा 216 रुपये। क्या ये बात समझ में आई? जीएसटी इज अ टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। नोट कर लो फटाफट। हाँ जी, डन। अब सुनो, अब अगर मैं इसी ट्रांजैक्शन में बीच में, अभी तो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताया, अभी क्या बताना है इसमें कि किसको कितना रेवेन्यू मिलेगा। तो जरा एक मिनट रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन भी देख ले, टेबल बनाते हैं। रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, दो ही तो स्टेट, दो ही तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। एक कौन सी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है यहाँ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक कौन सी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, दिल्ली गवर्नमेंट। बस दो ही तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। बताओ, पहला अगर हम लोग देखें, जब ए ने बी को बेचा था तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितने रुपए आए थे और दिल्ली गवर्नमेंट को कितने आए थे, चेक करो, हाँ या ना। ये रहे 900 रुपये और यस और नो, यही 900 रुपये आए थे। अच्छा, फिर बी ने जब सी को गुड़ बेचा, बी ने जब सी को गुड़ बेचा, तो जरा चेक करो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितने आए, 1180 रुपये, और स्टेट गवर्नमेंट को, तो अगर हम लोग देखें तो ये बन गया 1080 और 1080। इस स्टेज पर ना आप चेक भी कर सकते हो, क्या ये 1080 और 1080 आउटपुट टैक्स है कि नहीं है। बी ने जब सी को बेचा था तो 1080 तो था। इज दैट क्लियर? अब बताओ, सी ने जब बी को बेचा, जब सी ने बी को बेचा तो कितना रुपए का जीएसटी गवर्नमेंट को दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया 216, और स्टेट गवर्नमेंट को भी कितना दिया, टोटल कितना हो गया ये 1296। तो ये बात क्लियर है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है जीएसटी। मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, इनके थ्रू मैं आपको उसके बेनिफिट्स भी बता रहा हूँ। तो जब हम बेनिफिट्स लिखेंगे तो उसके अंदर कुछ चीज़ें आपको पहले से आती होंगी। क्या जीएसटी ट्रांसपेरेंट है? हाँ। क्यों? क्योंकि जितना कंज्यूमर ने पे किया, क्या उतना ही एक्चुअल में गवर्नमेंट के पास गया। चेक करो, 1296 कंज्यूमर से इतना ही चार्ज किया गया होगा। और अगर आप ध्यान से देखो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी 1296 गया और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी। पहले वाले स्टेज में 900 और 900, दूसरे स्टेज में 180 और तीसरे स्टेज में 216 और 216, कुल मिला के 1296। और ये टोटल सारी वैल्यू एडिशन करके देखो जरा एक बारी, कितनी वैल्यू एडिशन करी थी, 10,000 पहले, फिर 2,000, फिर 2400, कितना हो गया टोटल, ऐड करो कितने हो गए, 14,400। 14,400 पे 9% करो, कितना आया, 14,400 पे 9% करो, कितना आया, क्या यही आ रहा है 1296, और 9% यहां पर भी 1296। समझ में आया कि नहीं? अगला करते हैं एक एग्जांपल और, जिसके अंदर अब मैं डाल दूंगा बीच में इंटरस्टेट। क्या डाल दूंगा बीच में, इंटरस्टेट। Mr. A sold goods to Mr. B for ₹10,000 in Delhi. Mr. B जो कि दिल्ली का है, sold goods to Mr. C जो कि यूपी का है, उत्तर प्रदेश, आफ्टर एडिंग 20% मार्जिन। मिस्टर सी जो कि यूपी का है, सोल्ड गुड्स
टू मिस्टर डी, ये भी यूपी का है, आफ्टर एडिंग 20% मार्जिन। क्वेश्चन सेम है, सिर्फ फर्क क्या कर दिया मैंने कि बीच में पहले दिल्ली था और दिल्ली से क्या चला गया यूपी, और यूपी से फिर कहाँ बिक गया, आगे यूपी में ही बिक गया, वापस यूपी में बिक गया। जीएसटी का रेट, सीजीएसटी का रेट है 9%, एसजीएसटी का रेट है 9%, तो बताओ आईजीएसटी का रेट क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ। 18%। आईजीएसटी का रेट है 18%। अच्छा, इसके अलावा आपको क्या निकालना है, कंप्यूट जीएसटी पेबल बाय मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। ऑल्सो कंप्यूट रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन। ऑल्सो कंप्यूट रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन। तो बताओ क्या बीच में आईजीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? अब बीच में लगेगा आईजीएसटी। और आपको याद है आईजीएसटी कलेक्शन किसको जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है ना, बाद की बात में देखेंगे। अभी हम लोग यही मान के चलेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी। क्वेश्चन करें, पहले वाला आपने किया था, अब ये सेकंड वाला भी देखते हैं। सेकंड वाले में भी बिल्कुल वैसे ही कॉलम्स बना लो, पर्टिकुलर्स ए बी और ये बन गया सी। यहां बन गई कॉस्ट प्राइस, यहां पे ऐड कर देंगे प्रॉफिट, यहां बन जाएगा सेलिंग प्राइस, जिसमें स्टेप 1 हम लोग शो कर देंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब क्योंकि इसमें इंटर स्टेट की भी ट्रांजैक्शन हो रही है तो इसमें आईजीएसटी आ सकता है, तो इसलिए मैं यहां पर सीजीएसटी भी लिखूंगा, एसजीएसटी भी लिखूंगा, और एक और ऐड हो जाएगा और वो होगा आईजीएसटी। स्टेप नंबर 2 क्या चाहिए हमें? आउटपुट टैक्स। उसमें भी ऐसे ही बना दो, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। स्टेप नंबर 3 जीएसटी पेबल। हमें जीएसटी गवर्नमेंट को देना कितना है, यानी आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, सीजीएसटी का, एसजीएसटी का और आईजीएसटी का। हाँ, दिल्ली पहले वाला ट्रांजैक्शन दिल्ली था, इन दिल्ली लिखा है ना, मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू बी इन दिल्ली। सब ठीक है। अब बताओ, यहां पर ए ने गुड्स बेचा है बी को 10,000 रुपए का, तो बताओ कॉस्ट प्राइस तो 0 है, पता ही नहीं ए की कॉस्ट प्राइस क्या है, पता ही नहीं। बी का, ए का प्रॉफिट भी नहीं पता, ए का सेलिंग प्राइस पता है कितना। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट बताओ, है ही नहीं। जब कॉस्ट प्राइस ही नहीं है तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी कुछ भी नहीं आएगा। ए ने जब बी को बेचा, कहां बेचा? दिल्ली में बेचा, तो क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना? 900 और 900, कोई आईजीएसटी का चक्कर नहीं है। और कितना पे करना है? 900, 900 और आईजीएसटी होगा 0। क्या ये बात क्लियर है? समझ में आ गया? अब जब ए ने बी को बेचा तो यही सेलिंग प्राइस बी के लिए क्या बन गई? कॉस्ट प्राइस, हाँ या ना? और इसमें क्या लिखा गया? 20% क्या ऐड किया है? मार्जिन। तो 20% ऐड किया मार्जिन, तो कितना वैल्यू हुई? प्राइस कितना हुआ? अब एक बात बताओ, ए ने बी को जब बेचा तो बी ने क्या लिया होगा उसका? आईटीसी। बोलो हाँ या ना? कितने का आईटीसी? सीजीएसटी का 900 और एसजीएसटी का 900। क्या यहां चला जाएगा? बोलो हाँ या ना? सीजीएसटी का क्रेडिट और एसजीएसटी का क्या मिल गया? क्रेडिट। किसको? बी को। अब बताओ, बी ने आगे जो बेचा है ना, वो सी को बेचा है यूपी में, तो यहां पर क्या लगेगा? आईजीएसटी। कितने पर?
12,000 रुपए पर, और 12,000 रुपए के ऊपर 18%, क्या मैं आउटपुट में सीजीएसटी लिखूं? नहीं। एसजीएसटी नहीं, क्या लगेगा यहां पर? आईजीएसटी। चलो बताओ 12,21, क्या ये बात सबको समझ में आ गई? 12,000 रुपए पर 18% लगाया हमने, क्यों लगाया समझ में आया? अबे भाई तो ऐसे ही हाँ पे हाँ बोली जा रहा था, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 10,000 रुपए की कॉस्ट है, 2,000 रुपए का 10,000 का खरीदा, उसके ऊपर 2,000 का प्रॉफिट ऐड किया, सेलिंग प्राइस होगी 12,000। 12,000 रुपए के ऊपर 18% का क्या लग गया? मैंने जब मैं बी हूं, मैंने सी को बेचा, तो क्या कहाँ बेचा? दिल्ली से यूपी, तो क्या लगेगा? आईजीएसटी। तो आईजीएसटी लगेगा तो 18% लगा दिया बस। आउटपुट टैक्स है ना ये। आउटपुट टैक्स का मतलब क्या है? टैक्स ऑन सेल। इनपुट टैक्स का मतलब क्या है? टैक्स ऑन परचेज। और परचेज पे टैक्स जो दिया था बी ने, जो परचेज पे टैक्स दिया था वो यही था, वो उसका क्रेडिट लिख दिया। अब बताओ क्या सीजीएसटी का क्रेडिट एसजीएस सीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी का सेट ऑफ हो सकता है? हाँ। बट क्या सीजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी के साथ भी एडजस्ट हो सकता है? देखो लिखवाया था मैंने यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट में, टेबल में, सीजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी के साथ भी एडजस्ट हो सकता है। तो क्या मैं इस 900 रुपए के क्रेडिट को इसके साथ एडजस्ट कर दूं? इज दैट क्लियर? और एसजीएसटी का भी इसके साथ एडजस्ट कर सकता हूं? तो बताओ यहां पर देखा जाए तो अब मेरे पास आईजीएसटी में कितना गवर्नमेंट को दूंगा? 360। समझ में आया? 2160 में से 1800 रुपये हटा दो तो कितने बने? 360 रुपये। और अगेन 360 कैसे आया? वैल्यू एडिशन पे टैक्स। वैल्यू कितनी ऐड करी थी? 2000। 2000 के ऊपर 18%, 360। क्या ये बात सबको क्लियर है? अच्छा, ये बात सबको समझ में आ गई? अब जरा आगे बढ़ते हैं। ये 12,000 का जो सेलिंग प्राइस है बी का, सी का क्या बन जाएगा? कॉस्ट प्राइस। अब बी जो सी आगे प्रॉफिट ऐड करेगा कितना? 20%, तो कितना बना? 2400। तो प्राइस कितना हो गया? 14,400। हाँ या ना? अब देखो फिर से वही सिचुएशन। अब बताओ जब बी ने सी को बेचा था सामान, तो बी ने जब सी को बेचा था सामान तो ये यूपी में बेचा था। कहाँ बेचा था? दिल्ली से यूपी। आईजीएसटी लगा था ना उस ट्रांजेक्शन में, तो परचेज बिल पे जो आईजीएसटी दिया उसका क्या मिल जाएगा? क्रेडिट। हाँ या ना? तो ये आईजीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा। बच्चों ये स्टेप 2 में जो आउटपुट टैक्स लिखा है वो बी का था। बी ने सी से क्या किया था? चार्ज। तो सी को क्या मिलेगा? क्रेडिट। कितने का? 2160। कहां आएगा? क्या मेरी बात समझ में आई? बी ने जब सी को बिल बना के बेचा होगा तो बी ने सी से कितने रुपए चार्ज किए होंगे? बताओ बी ने सी से कितने चार्ज किए होंगे? अरे बताओ। 2160 तो वो होगी जीएसटी, बट वैल्यू कितनी होगी? 12,000 रुपए। 12,000 रुपए के ऊपर 18% कितने बन रहे हैं? नहीं, अच्छा ऐड करके क्या रहा है? क्या 14,160 आ रहा ना? ठीक है, तो 12,000 रुपए के ऊपर 20%, 18% यही आ रहा ना? 2160। तूने तूने कुछ और बोल दिया था। अब ये बताओ यहां पर 2160 रुपए का आईजीएसटी का इसको क्या मिल गया? क्रेडिट। क्या ये बात सबको समझ में आई? ये आईटीसी इसको मिल गया। ऐसे ही कर रहे थे हम अभी। अब बताओ यही 14,400 की चीज, अब ये 14,400 की चीज है प्रॉफिट ऐड करने के बाद, है ना? सी ने आगे किसको बेचा? डी को। कहां का है वो? सी भी कहां का था? यूपी का। और डी भी कहां का है? यूपी से यूपी बिकेगा तो क्या लगेगा? सीजीएसटी। और बोलो हाँ या ना? किस वैल्यू पर? 14,400 रुपए के ऊपर कितना? 9% और 9%। बताओ कितना बना? 1296 और 1296। क्या ये बात सबको समझ में आई? समझ में आया? अब बताओ क्रेडिट कित सी की बात करते हैं। सी का क्रेडिट कितने का था? 2160। आईजीएसटी का क्रेडिट पड़ा था ना? और आपको पता है आईजीएसटी का क्रेडिट कैन बी सेट ऑफ विद, चेक करो, आईजीएसटी का क्रेडिट कैन बी सेट ऑफ विद आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसडीएसटी, यूटीजीएसटी, किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये 2160 को मैं इसके साथ एडजस्ट कर दूं और फिर इसके बाद इसके साथ भी कर दूं, तो कुछ बच जाएगा। जो बच जाएगा वो पे करना है। हाँ या ना? तो बताओ कितना बच गया? 2160 पहले 1296 में से एडजस्ट करो, कितने बच गए? क्रेडिट कितना बच गया? 864।
अब इस 864 का जो क्रेडिट है ये एडजस्ट कर दो किसके साथ, 1296 के साथ। बताओ कितने रुपए का पेबल बन गया, 432 रुपये पे करने हैं, हाँ या ना। तो ये 432 रुपये स्टेट गवर्नमेंट को पे करने हैं। क्या ये बात समझ में आई? वैसे क्या मैं ऐसा भी कर सकता था कि मैं SGST के साथ पहले पूरा एडजस्ट कर देता और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ करता, हाँ ये भी कर सकता था, तब उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को 432 रुपये देता। क्या मेरी बात समझ में आई है? आधा आधा भी कर सकते थे, कोई भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी प्रपोर्शन में कर सकते हैं, इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रपोर्शन। बताओ यहाँ पर समझ में आया कि नहीं? अभी वैसे ना वही करो जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ, तो इसलिए फिर वो कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर नहीं होगा। उसके बाद जो तुम कह रहे हो वो सही कह रहे हो, वो कर सकते हैं। ये नहीं समझ में आया? अच्छा कोई बात नहीं, एक बार फिर से इधर देखो। जब बी ने सी को बेचा था, तो मुझे बताओ बी ने सी को कितने का बेचा था? 12,000 रुपये का गुड बेचा था, है ना। 12,000 रुपये के ऊपर क्या लगा था बताओ? ये देखो ऐसे करो, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने आगे डी को बेचा। तो जब बी ने सी को बेचा था गुड, कितने रुपए का बेचा था? 10,000 प्लस 2,000 का प्रॉफिट ऐड करके कितना? 12,000। बोलो हाँ या ना। 12,000 रुपये के ऊपर क्या लगा दो? GST। बताओ बी कहाँ का था? दिल्ली का, और ये कहाँ का? यूपी का। तो क्या लगेगा? IGST। क्या लगेगा? तो IGST कितना रेट? 18%। कितना हो गया? 2160। टोटल कितना हो गया? ऐसे ही कुछ बन रहा है, बोलो यस और नो। और बताओ बी ने ITC लिया होगा, कितने का ITC लिया होगा? बी ने कितने का ITC लिया होगा? ए ने जितने का बिल बनाया था 10,000 प्लस 900 प्लस, बोलो भाई हाँ या ना। तो CGST का क्रेडिट कितना? 900 और SGST का क्रेडिट कितना? ये बात क्लियर है सबको? और ये 2160 रुपये मैंने सी से क्या कर लिए? कलेक्ट कर लिए। बोलो यस और नो। अब 2160 जब हमने देने थे तो हमें याद आया इतना तो हमारे पास क्रेडिट पड़ा है, तो हम क्या करेंगे इसको एडजस्ट। क्या CGST का क्रेडिट IGST का एडजस्ट हो सकता है? हाँ। क्या SGST का क्रेडिट भी IGST का एडजस्ट हो सकता है? हाँ। तो बताओ मेरा आउटपुट IGST कितने रुपए का था? 2160, जिसमें से मैं ये अमाउंट एडजस्ट कर दूंगा। तो कितने रुपए बने? बताओ कितने रुपए बने? IGST का पेबल कितना बना? 360। क्या यही आ रहा है ऊपर? क्या यही लिखा है मैंने? अब जरा ध्यान से देखो फिर से, सी को क्या मिल जाएगा इस केस में? अब क्रेडिट बोलो, सी को क्या मिल जाएगा? क्रेडिट। कितने का क्रेडिट मिलेगा सी को? सी को बिल कितने रुपए का बन के आया? ये बिल बन के आया ना सी को, तो सी को परचेज बिल ये है, तो सी को 2160 रुपए का क्या मिल जाएगा? क्रेडिट। हाँ या ना? IGST क्रेडिट। अब बताओ ये IGST है, क्या है ये? IGST क्रेडिट है कि नहीं? अब बताओ सी को सामान कितने का पड़ा? 12 प्लस उतना प्रॉफिट ऐड कर रहा है, कितना? 20%, 2400। वैल्यू कितनी हुई? अब 14,400 रुपए का सी कहाँ का है? यूपी का। और डीबी कहाँ का है? तो क्या लगेगा? CGST और कितना? 9% CGST और 9%। तो बताओ 14,400 पे 9% कितना बना? 1296। और उसके बाद 9% कितना बना? टोटल कितना बना? 16,992। क्या ये बात क्लियर है? अब जरा बताओ सी ने जब डी से इतना रुपए चार्ज किया होगा, 1296 क्या चार्ज किया होगा? आउटपुट CGST। और 1296 क्या चार्ज किया होगा? आउटपुट SGST। इधर देखो सारे बच्चे, एक मिनट। आउटपुट में मेरे पास अब दो टैक्स है, एक CGST कितना? 1296 और SGST कितना? क्या मैं ये एडजस्टमेंट कर सकता हूं? यस। IGST का क्रेडिट, रूल चेक करो, IGST क्रेडिट कैन बी सेट ऑफ विद IGST, CGST, SGST, UTGST। तो ये मेरे पास क्रेडिट पड़ा है ना। और ये मैं इसके साथ क्या करना चाहता हूँ? एडजस्ट। तो मैं इसको काटूं IGST क्रेडिट और ये पूरा का पूरा खत्म कर देता हूँ CGST। बोलो हाँ या ना? बोलो भाई CGST क्रेडिट था 1296, कम है ना। और IGST का अमाउंट कितना पे करना था? 2160। तो 2160 पे करना था, सॉरी 2160 का क्रेडिट था, उल्टा बोल दिया मैंने। 2160 का क्रेडिट था, और जिसमें से आउटपुट कितना देना था गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को? 1296। मैंने एडजस्ट कर दिया। क्या ये बात क्लियर है? अब बताओ 2160 का क्रेडिट था, 1296 एडजस्ट कर दिया, अभी भी कुछ पैसे पड़े हैं। कितने? यार ये बिल्कुल वैसे है जैसे आपके पास कोई वाउचर पड़ा है। क्या पड़ा है? आपने शॉपिंग करी, तो आप क्या करोगे? पहले वाउचर क्या एडजस्ट करोगे, तभी तो कैश पे करोगे। हाँ या ना? तो हम वही तो कर रहे हैं। तो भाई वाउचर पड़ा है कितने रुपए का आपके पास? 2160 रुपए का। कितने रुपए का? और आपने शॉपिंग करी 1296 की।
तो आप एडजस्ट करके अभी भी कितने रुपए पड़े हैं वाउचर में? 864 रुपए पड़े हैं ना। वो जो 864 रुपए पड़े हैं 864, वो आप किसके एडजस्ट कर दोगे? SGST के साथ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये एडजस्ट करने के बाद आपका अभी भी कुछ GST पेबल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बताओ कितना SGST पेबल बन गया? 432 रुपए। ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? समझ में आ गया? यही तो हमने ऊपर किया है, 432 रुपए। ये रहा। सिर्फ वहां पे प्रेजेंटेशन में किया है, यहां पर उबड़ खाबड़ में कर रहे हैं। समझ उबड़ खाबड़ में ही आता है। समझ आया उबड़ खाबड़ वाले में? अच्छा, वहीं पे समझ। तो पहले यही समझाते हैं, फिर उसके बाद फॉर्मेट बनाते। नहीं आ गया था उसमें समझ? ये नोट कर लिया सबने? अब जरा 1 मिनट, टाइम है कम, तो अब एक काम करते हैं। एक रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन रह गया है, हम अगली क्लास में उसका रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन सीखेंगे, क्योंकि रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा टेक्निकल है, उसी में टाइम दिमाग लगाना है, क्योंकि बच्चा वहीं पे गलती करेगा। ठीक है, अगर आप लोग कर सकते हो तो अच्छी बात, आप करके दिखा देना। है कितना अमाउंट आ रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट 1260 है। गलत है। यही तो कह रहा हूँ। रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन में आधा सेंट्रल को जाना है और आधा किसको जाना है? यूपी को जाना है। तो कट मारने हाँ, तो वो कितना जाना है वो देखो। ठीक है, तो वो चीज़ जो है अगली क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि आज का सेशन बहुत लंबा हो गया और ये सेशन में हम लोगों ने काफ़ी कुछ बड़ी बड़ी बातें कर ली। तो ये बातें आज की वाली क्लास का रिवाइज करो, अगली क्लास में फिर और आगे चर्चा करेंगे। ठीक है? नहीं, यहाँ नहीं बांटना। यहाँ IGST का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो काटना नहीं था, काट दिया ना जो